हेलो फ्रेंड्स, कैपिटल गेन चैप्टर में आज हम एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है डेप्रिशिएबल एसेट्स। तो डेप्रिशिएबल एसेट्स के बारे में आपको देखिए पेज नंबर 100 पर दे रखा है। तो पेज नंबर 100 निकालिए। पेज नंबर 100 पर डेप्रिशिएबल एसेट्स का कंसेप्ट आज हम समझने जा रहे हैं कि डेप्रिशिएबल एसेट्स पर कैपिटल गेन कैसे होता है। क्लियर? तो इसके रिगार्डिंग इनकम टैक्स में दो सेक्शंस हैं, सेक्शन 50 और सेक्शन 50A। तो सेक्शन 50 और सेक्शन 50A दो सेक्शन हैं, ठीक है। दोनों सेक्शंस में क्या डिफरेंस है? दोनों सेक्शंस डेप्रिशिएबल एसेट के बारे में, बट दोनों में डिफरेंस क्या है सबसे पहले हम ये समझते हैं। सेक्शन 50 कब लगती है? फर्स्ट कॉलम में आ जाइए। सेक्शन 50 कब लगता है? सेक्शन 50 कब एप्लीकेबल होता है? इफ द डेप्रिसिएशन हैज बीन क्लेम्ड अकॉर्डिंग टू WDV मेथड। जब डेप्रिसिएशन WDV मेथड के अकॉर्डिंग क्लेम किया गया हो तब सेक्शन 50 लगता है। और सेक्शन 50A कब लगता है? सेकंड कॉलम। सेक्शन 50A तब लगता है जब डेप्रिसिएशन क्लेम किया गया हो एज पर SLM मेथड। SLM मेथड के हिसाब से अगर डेप्रिसिएशन क्लेम किया गया हो तो सेक्शन 50A लगता है, ठीक है। तो WDV मेथड के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन है तो सेक्शन 50, और अगर SLM मेथड के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन है तो फिर सेक्शन 50A लगता है। क्लियर? अच्छा, तो फर्स्ट कॉलम में आ जाइए। अगर डेप्रिसिएशन WDV मेथड के अकॉर्डिंग क्लेम किया गया है तो गेन का नेचर ऑलवेज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, ठीक है। अगर डेप्रिसिएशन WDV मेथड के अकॉर्डिंग क्लेम किया गया तो गेन का नेचर हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, भले ही एसेट लॉन्ग टर्म हो, ठीक है। तो सेक्शन 50 में डीमिंग प्रोविजन है, भले ही एसेट लॉन्ग टर्म हो, डेप्रिशिएबल एसेट भले ही लॉन्ग टर्म हो, बट उस पे गेन का नेचर शॉर्ट टर्म माना जाएगा, ठीक है। तो डेप्रिशिएबल एसेट पर हमेशा गेन का नेचर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही होगा अगर डेप्रिसिएशन WDV मेथड से क्लेम किया गया है तो। क्लियर? अब सेकंड कॉलम में सेक्शन 50A। सेक्शन 50A में हमने क्या कहा था? जब डेप्रिसिएशन SLM मेथड से क्लेम किया गया हो तब सेक्शन 50A लगता है। और अगर सेक्शन 50A लगेगा तो गेन का नेचर शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, ठीक है। वो कैसे डिसाइड होगा? एसेट के होल्डिंग पीरियड को देखते हुए। गेन का नेचर तो एसेट के होल्डिंग पीरियड से डिसाइड होता है, ठीक है। तो वो शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। मतलब अगर SLM मेथड से डेप्रिसिएशन क्लेम किया गया है तो गेन लॉन्ग टर्म भी हो सकता है और शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। क्लियर? बट अगर WDV मेथड से डेप्रिसिएशन क्लेम किया गया है तो फिर गेन का नेचर हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही होगा। क्लियर? चलिए, तो अब ये जो डेप्रिशिएबल एसेट की बात है, आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि डेप्रिशिएबल एसेट्स तो बिजनेस एसेट होती हैं, तो क्या फिर उन पे भी कैपिटल गेन होगा क्या? आपके माइंड में आएगा अगर डेप्रिशिएबल एसेट्स बिजनेस एसेट्स हैं तो उनको सेल करने पर बिजनेस इनकम होनी चाहिए। बोलिए, आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है क्या कि अगर डेप्रिशिएबल एसेट्स बिजनेस एसेट्स हैं तो फिर उनको सेल करने से कैपिटल गेन क्यों हो रहा है, बिजनेस इनकम क्यों नहीं हो रही है? बिजनेस इनकम होनी चाहिए। तो चार्जिंग सेक्शन 45 में हमने कैपिटल एसेट की डेफिनेशन पढ़ी थी, उसमें चलते हैं। चैप्टर के शुरू में आ जाइए।
चैप्टर के शुरू में आ जाइए। पेज नंबर 84 पर, पेज नंबर 84 पर दे रखा है आपको कैपिटल एसेट की डेफिनेशन। तो कैपिटल एसेट की आपको डेफिनेशन दे रखी है सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 में। उसमें दे रखा है प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एसएससी। अब समझिए, वेदर और नॉट कनेक्टेड विथ हिज बिजनेस और प्रोफेशन। वो एसेट एसएससी की बिजनेस एसेट भी हो सकती है और पर्सनल एसेट भी हो सकती है। क्लियर। और प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड वेदर और नॉट कनेक्टेड विथ हिज बिजनेस और प्रोफेशन। ठीक है, तो वो एसेट एसएससी की बिजनेस एसेट भी हो सकती है। ठीक है, तो डेप्रिशिएबल एसेट्स बिजनेस एसेट्स होती हैं और उनको भी सेल करने पर, ट्रांसफर करने पर कैपिटल गेन होता है, ना कि बिजनेस इनकम। क्लियर। चलिए, तो डेप्रिशिएबल एसेट के डिटेल में प्रोविजन बात करते हैं हम डेप्रिशिएबल एसेट्स के बारे में। चलिए, अब आ जाइए आप पेज नंबर आपका ये क्या था, पेज नंबर 100 पर, पेज नंबर 100 पर। तो डेप्रिशिएबल एसेट्स चूंकि बिजनेस एसेट्स हैं, तो इसकी बातें बिजनेस हेड में भी होंगी और कैपिटल गेन हेड में भी। क्लियर। तो सारी बात हम यहीं कैपिटल गेन हेड में कर लेते हैं। तो जब ये पॉइंट बिजनेस हेड में आएगा तब हम ये नहीं पढ़ेंगे। रीजन, हम सारी बातें कैपिटल गेन हेड में ही डिस्कस कर लेते हैं। तो डेप्रिशिएबल एसेट्स की कुछ बातें कैपिटल गेन हेड में है और कुछ बातें बिजनेस हेड में है। ठीक है, बट हम दोनों ही चैप्टर्स की बातें कैपिटल गेन हेड में यहीं डिस्कस कर लेते हैं। तो आ जाइए, नेक्स्ट टेबल क्या दे रखी है। अगर WDV ब्लॉक की नेगेटिव है, अगर ब्लॉक की WDV नेगेटिव है, अब आप कहेंगे ब्लॉक का मतलब क्या। ठीक है, तो ब्लॉक की डेफिनेशन बिजनेस हेड में दे रखी है। जैसा अभी मैंने आपको कहा कि बिजनेस हेड की भी कुछ बातें काम आएंगी। क्लियर। तो बिजनेस हेड के बारे में हम पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्लियर। तो देखिए, बिजनेस हेड में डेप्रिशिएबल एसेट का जो कंसेप्ट है वो क्या कहता है कि डेप्रिशिएबल एसेट्स का कंसेप्ट बिजनेस हेड में भी है। वहां पर कहा जाता है कि अगर आप WDV मेथड से डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हैं, अगर आप WDV मेथड से डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हैं, तो आपको एसेट्स का ब्लॉक बनाना होगा। क्लियर। अच्छा, WDV मेथड से डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हैं तो ब्लॉक बनाना होगा, और अगर SLM मेथड है तो फिर ब्लॉक नहीं बनाना होगा। अच्छा, ये WDV मेथड ऑल एसएससीज को अलाउड है। WDV मेथड, तो WDV मेथड क्या है, ऑल एसएससीज को अलाउड है। लगभग सारे एसएससीज डेप्रिसिएशन क्लेम जो करते हैं वो WDV मेथड से करते हैं, और SLM मेथड जो होता है वो तो सिर्फ और सिर्फ पावर यूनिट्स को ही अलाउड है। SLM मेथड में ब्लॉक नहीं बनता है और इंडिविजुअल एसेट पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है, बट SLM मेथड सिर्फ और सिर्फ पावर यूनिट्स को ही अलाउड है। ठीक है, पावर यूनिट्स मतलब जैसे इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज। क्लियर। तो WDV मेथड सबके लिए, SLM मेथड सिर्फ पावर यूनिट्स के लिए होता है। अभी हम बात कर रहे थे अगर WDV मेथड है तो फिर ब्लॉक बनाया जाएगा। अच्छा, ब्लॉक क्या होता है, ब्लॉक का कंसेप्ट हम डिटेल में बात करते हैं।
हालांकि वो सारी बातें बिजनेस हेड की बातें हैं, बट यहां पर हमें बिजनेस हेड की भी कुछ बातें समझनी पड़ेंगी। डेप्रिशिएबल एसेट्स को लेकर बिजनेस हेड में क्या कहा गया है कि ब्लॉक बनाया जाएगा, एसेट्स का ब्लॉक। और ब्लॉक की डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन 11 में दे रखी है। अच्छा, ब्लॉक होता क्या है? ब्लॉक होता क्या है? ब्लॉक का मतलब होता है सिमिलर एसेट्स की ग्रुपिंग। सिमिलर एसेट्स की ग्रुपिंग, तो सिमिलर एसेट्स का ग्रुप बना दिया जाता है, उस ग्रुपिंग को ब्लॉक कहा जाता है। क्लियर? जैसे स्कूटर प्लांट मशीनरी माना जाएगा और एसी वो भी प्लांट मशीनरी माना जाएगा। ठीक है, तो सिमिलर एसेट्स हैं, दोनों ही प्लांट मशीनरी हैं, तो फिर उनका एक ही ब्लॉक बना दिया जाएगा, ग्रुपिंग कर दी जाएगी। इनकम टैक्स एक्ट में सिंगल एसेट पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता। ठीक है, सिंगल इंडिविजुअल एसेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता। एसेट्स का ब्लॉक बनाया जाता है, ग्रुपिंग की जाती है और उस ग्रुप पर, उस ब्लॉक पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। ठीक है, तो ये सिस्टम अकाउंट्स से अलग है। अकाउंट्स में आप एक एक इंडिविजुअल एसेट पर अलग अलग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, बट इनकम टैक्स में ऐसा अलाउ नहीं है। अगर आप WDV मेथड से डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हैं तो आपको ब्लॉक बनाना पड़ेगा, ग्रुपिंग करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो ये ब्लॉक बनता कैसे है उसका सिस्टम समझते हैं। देखिए, ब्लॉक बनाने में 2 स्टेप्स काम आते हैं। 2 स्टेप्स अप्लाई करके ब्लॉक बनाया जाता है। तो 2 स्टेप्स क्या हैं? देखिए, 2 स्टेप्स क्या हैं? पहले आपको फर्स्ट स्टेप नेचर वाइज ब्लॉकिंग करनी होगी। नेचर वाइज ब्लॉकिंग क्या होती है? इनकम टैक्स एक्ट एसेट्स की सिर्फ 4 नेचर ही मानता है। वो 4 नेचर क्या होते हैं? इनकम टैक्स एक्ट में एसेट के सिर्फ 4 नेचर ही माने जाते हैं। वो 4 नेचर क्या है? कोई एसेट या तो बिल्डिंग होगी, या फिर वो फर्नीचर एंड फिटिंग्स होगा, या फिर वो प्लांट मशीनरी होगा, या फिर वो इंटेंजिबल एसेट होगा। ठीक है, तो इनकम टैक्स एक्ट में एसेट के सिर्फ 4 नेचर बताए गए हैं। ठीक है, तो आपको पहले नेचर वाइज ब्लॉकिंग करनी होगी और ये 4 नेचर ही हैं। ठीक है, अब नेचर वाइज आपने ब्लॉकिंग कर दी। क्लियर? उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होगा? रेट वाइज ब्लॉकिंग करनी होगी। तो रेट वाइज ब्लॉकिंग कैसे होती है? स्टेप सेकंड। पहले फर्स्ट स्टेप अप्लाई होगा, नेचर वाइज ब्लॉकिंग करो, देन रेट वाइज ब्लॉकिंग करो। क्लियर? तो ये रेट वाइज ब्लॉकिंग कैसे होती है? रेट वाइज ब्लॉकिंग नेचर वाइज ब्लॉकिंग के अंदर होती है। ध्यान से सुनना, रेट वाइज ब्लॉकिंग नेचर वाइज ब्लॉकिंग के अंदर होती है। अंदर होती है का क्या मतलब है? जैसे बिल्डिंग की अलग अलग कैटेगरीज बना दी जाएंगी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन के अकॉर्डिंग। कुछ बिल्डिंग्स पर डेप्रिसिएशन रेट 5% है और कुछ बिल्डिंग्स पर डेप्रिसिएशन रेट 10% है और कुछ बिल्डिंग्स पर डेप्रिसिएशन रेट 40% है। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन रेट्स के अकॉर्डिंग बिल्डिंग के 3 ब्लॉक बनेंगे। पहले हम बिल्डिंग का ब्लॉक बनाएंगे, उसके अंदर हम देखेंगे कि इसमें से 5% वाली बिल्डिंग कौन सी है, 10% डेप्रिसिएशन रेट्स वाली बिल्डिंग कौन सी है और 40% डेप्रिसिएशन रेट्स वाली बिल्डिंग कौन सी है। ठीक है, और इसके लिए हम बिजनेस हेड में डेप्रिसिएशन चार्ट भी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बिल्डिंग 3 टाइप की रेट्स के हिसाब से। ठीक है, तो कहने का मतलब बिल्डिंग के 3 ब्लॉक बनेंगे, एक तो 5% वाला, एक 10% वाला और एक 40% वाला। समझ आई बात? ठीक है, तो पहले हम नेचर वाइज ब्लॉकिंग करेंगे, फिर उसके अंदर
रेट वाइज ब्लॉकिंग करेंगे। अच्छा, फर्नीचर एंड फिटिंग्स। फिटिंग्स में ध्यान रखना इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स भी आती हैं, जैसे स्विच बोर्ड, बल्ब वगैरह, फैन वगैरह, ये सब इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स कहलाती हैं। ठीक है, अकाउंट्स में वर्ड यूज होता है फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, ठीक है, बट इनकम टैक्स में वर्ड यूज होता है फर्नीचर एंड फिटिंग्स, राइट। तो फर्नीचर एंड फिटिंग्स पर इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन रेट एक ही अलाउ है 10%, तो इसका एक ही ब्लॉक बनेगा। क्लियर, क्योंकि रेट एक ही है डेप्रिसिएशन की, तो एक ही ब्लॉक बनेगा। क्लियर। और फॉर प्लांट मशीनरी के 15% का ब्लॉक अलग डेप्रिसिएशन रेट के अकॉर्डिंग, 20% का ब्लॉक अलग, 30% का ब्लॉक अलग, 40% का ब्लॉक अलग और 45% का ब्लॉक अलग। क्लियर। तो पहले हम नेचर वाइज ब्लॉकिंग करते हैं और उसके अंदर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन के हिसाब से अलग अलग ब्लॉक बनाते हैं। तो होगा क्या, प्लांट मशीनरी का 15% का ब्लॉक अलग बनेगा और प्लांट मशीनरी का 20% वाला ब्लॉक अलग बनेगा। कहने का मतलब डेप्रिसिएशन रेट्स को देखते हुए ब्लॉक बनाया जाएगा। क्लियर। तो ब्लॉक क्या, ब्लॉक मतलब एसेट्स की ग्रुपिंग, सिमिलर एसेट्स की ग्रुपिंग कर दी जाएगी। और ब्लॉक बनाने का 2 स्टेप्स हैं। पहले हमें नेचर वाइज ब्लॉकिंग करनी होगी और नेचर वाइज ब्लॉकिंग के अंदर रेट वाइज ब्लॉकिंग करनी होगी। ठीक है, इस तरीके से हम ग्रुप बनाएंगे एसेट्स के और उन ग्रुप को क्या कहा जाएगा, ब्लॉक। और डेप्रिसिएशन इस ब्लॉक पर मतलब ग्रुप पर चार्ज किया जाएगा। तो ध्यान रखना, इनकम टैक्स में सिंगल एसेट पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता है। बात समझ आ रही है। तो ब्लॉक का कंसेप्ट ये है। अच्छा, इंटेंजिबल एसेट्स का अलग ब्लॉक बनेगा। इंटेंजिबल एसेट्स पर डेप्रिसिएशन रेट 25% है। अच्छा बताइए, इंटेंजिबल एसेट्स क्या होती हैं? क्या होती हैं इंटेंजिबल एसेट्स? पेटेंट, कॉपीराइट, ठीक है, फ्रेंचाइजी वगैरह और परचेज गुडविल वगैरह, ये सब इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं। क्लियर। तो पेटेंट, कॉपीराइट वगैरह इंटेंजिबल एसेट है और इनकम टैक्स में इस पर डेप्रिसिएशन 25% मिलता है। बात समझ आ रही है। तो अब आगे बढ़े। तो पहले नेचर वाइज ब्लॉकिंग करिए, फिर रेट वाइज ब्लॉकिंग करिए। और ध्यान रखना, रेट वाइज ब्लॉकिंग नेचर वाइज ब्लॉकिंग के अंदर की जाएगी। क्लियर। तो इस बात को हम इस तरीके से समझते हैं। देखो, इनकम टैक्स एक्ट कहता है आपका जो स्कूटर है वो प्लांट मशीनरी है, ठीक है, और उस पर डेप्रिसिएशन रेट कितनी है, 15%। और एसी वो भी आपका प्लांट मशीनरी है, ठीक है, तो वो भी 15% के ब्लॉक में जाएगा। तो आप ब्लॉक कौन सा बनाओगे? एक ही ब्लॉक बनाओगे, स्कूटर और एसी का एक ही ब्लॉक बनाओगे। उसको क्या नाम दोगे कि ये प्लांट मशीनरी 15% का ब्लॉक है, ठीक है, इसको क्या नाम दोगे, प्लांट मशीनरी 15% ब्लॉक। क्लियर। तो इस तरीके से एसेट्स की ग्रुपिंग कर दी जाती है, सिमिलर एसेट्स शामिल कर ली जाती हैं ग्रुप में और उसको कहा जाता है ब्लॉक, राइट। तो ब्लॉक की डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन 11 में दे रखी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये प्लांट मशीनरी 15% का ब्लॉक बन गया। अब डेप्रिसिएशन चार्ज करने का हमने सिस्टम तो समझ लिया, ठीक है। अब हम प्रोसीजर समझते हैं कि इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज किया जाता है। ढंग से समझना, अभी तक आपके जो अकाउंट्स के कंसेप्ट हैं उससे अलग है ये। इनकम टैक्स में और अकाउंट्स में डिफरेंस है। क्लियर। और इनकम टैक्स में आपको इनकम टैक्स के हिसाब से करना पड़ेगा और अकाउंट्स में आपको अकाउंट्स के हिसाब से करना पड़ेगा। क्लियर। तो
कंसेप्ट अलग है, ब्लॉक का डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज होगा, सिस्टम अलग है, तो ढंग से समझना। अभी मैंने कहा जैसे स्कूटर और एसी दोनों को कंबाइन करके एक ब्लॉक बना दिया गया, ठीक है। क्या नाम दिया गया उसको, प्लांट मशीनरी 15% ब्लॉक। तो ये जो ब्लॉक बनाया गया इसमें दो एसेट्स हैं, इनको हम क्या मैं नाम दे दूं, प्लांट 1 प्लांट 2 या मशीन 1 मशीन 2, ठीक है। दो मशीन्स कंबाइन करके ब्लॉक बनाया गया ना, तो मशीन 1 और मशीन 2 इसका ब्लॉक बना दिया गया और उसको क्या नाम दिया गया, प्लांट मशीनरी 15% ब्लॉक, राइट। अच्छा, तो जैसे दो प्लांट ऐड हुए पिछले साल, दो प्लांट ब्लॉक बनाकर ऐड किए गए थे, क्लियर। तो प्लांट ए और बी पिछले साल परचेज किए गए, फिर उनकी जो टोटल वैल्यू आई उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया गया, ठीक है। अब आफ्टर डेप्रिसिएशन जो वैल्यू बचती है, डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद जो वैल्यू बचती है, आप उसको अकाउंट्स में क्या बोलते हो, WDV बोलते हो ना, WDV बोलते हो, वो अकाउंट्स की बात है। इनकम टैक्स में उसे क्या कहा जाएगा, डेप्रिसिएशन चार्ज होने के बाद जो वैल्यू बचती है उसे क्लोजिंग डेप्रिशिएटेड वैल्यू कहा जाता है, ना कि WDV। समझे बात। तो अकाउंट्स और इनकम टैक्स में डिफरेंस है। अकाउंट्स में आप एसेट पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, उसके बाद जो वैल्यू आती है उसे WDV बोलते हैं अकाउंट्स में, बट इनकम टैक्स में उसे WDV नहीं कहते, उसे कहते हैं क्लोजिंग डेप्रिशिएटेड वैल्यू। फिर जो क्लोजिंग डेप्रिशिएटेड वैल्यू इस ईयर एंड पर आई, वो नेक्स्ट ईयर के बिगनिंग में क्या कहलाएगी, तो वो नेक्स्ट ईयर में क्या कहलाएगी, वो नेक्स्ट ईयर में कहलाएगी आपकी ओपनिंग डेप्रिशिएटेड वैल्यू, क्लियर। तो लास्ट ईयर पिछले साल आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया, उसके बाद जो वैल्यू आई वो कहलाती है क्लोजिंग डेप्रिशिएटेड वैल्यू, ठीक है। फिर वो नेक्स्ट ईयर के लिए क्या कहलाती है, ओपनिंग डेप्रिशिएटेड वैल्यू। तो दो प्लांट हैं, ठीक है, दो मशीन्स हैं ब्लॉक में, सपोज उनकी ओपनिंग डेप्रिशिएटेड वैल्यू आ रही है 1 लाख, ओपनिंग डेप्रिशिएटेड वैल्यू है 1 लाख, ठीक है। तो अब ये तो पिछले साल आपने एसेट्स परचेज की, प्लांट ए प्लांट बी, ठीक है। तो सपोज जैसे मैं स्कूटर को बोल देता हूं, आपका ये जो स्कूटर है ये है आपका प्लांट ए, और जो है आपका एसी वो है प्लांट बी। तो ब्लॉक बना दिया गया, ठीक है। और लास्ट ईयर क्या हुआ, ब्लॉक बनाकर उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया गया, और डेप्रिसिएशन चार्ज होने के बाद जो वैल्यू आएगी वो कहलाएगी क्लोजिंग डेप्रिशिएटेड वैल्यू, राइट। और वही इस साल की बन गई ओपनिंग डेप्रिशिएटेड वैल्यू, ठीक है। तो दो एसेट्स हैं ब्लॉक में, ए और बी, राइट। अब अगर अब करंट ईयर में और परचेस की जाए, और परचेस कैसी, अगर आप करंट ईयर में और भी प्लांट परचेस करते हैं और वो भी 15% डेप्रिसिएशन रेट वाला, ठीक है। अब इस साल आपने एक नया प्लांट और परचेस किया, प्लांट सी परचेस किया, वो भी प्लांट है और उस पे भी अप्लीकेबल डेप्रिसिएशन रेट 15% है, तो क्या उसको भी इसी ब्लॉक में ऐड कर देंगे, यस, उसको भी इसी ब्लॉक में ऐड करेंगे। और लिखेंगे कैसे, हम समझ रहे हैं ब्लॉक का कंसेप्ट, ठीक है ना। तो अभी आपने करंट ईयर में जो भी परचेस की है नया प्लांट, वो इस तरीके से आप ऐड करेंगे। तो और क्या लिखेंगे उसे, करंट ईयर एडिशंस, उसे नाम देंगे आप करंट ईयर एडिशन, ठीक है। और प्लांट सी आपने लिख दिया, उसकी परचेस कॉस्ट लिख दी आपने 20,000, क्लियर। तो जो न्यू परचेस होगी करंट ईयर की वो भी ब्लॉक में ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो सिमिलर एसेट्स की ग्रुपिंग होती जाएगी।
वो अपने रेलेवेंट ब्लॉक में ही एड ऑन होती जाएंगी। ठीक है, तो जैसे ही आप सिमिलर नेचर की एसेट परचेज करेंगे तो उसको रेलेवेंट ब्लॉक में ही ऐड करेंगे और उसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, परचेज कॉस्ट। ठीक है, फिर अब एक इश्यू अराइज होता है, अगर इस ब्लॉक से कुछ एसेट बिक जाए तो, ठीक है, ब्लॉक से एसेट बिक भी तो सकती है, सेल भी तो हो सकती है। तो सपोज इसी साल आपने प्लांट ए सेल कर दिया, जो आपने लास्ट ईयर परचेज किया था वो आपने अभी करंट ईयर में बेच दिया, तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा ब्लॉक के अंदर? देखो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, जो एसेट बिकी उसकी सेल वैल्यू लेस की जाएगी। ठीक है, तो सपोज प्लांट ए बिका आपका 50,000 में, तो उसकी सेल वैल्यू लेस कर दी जाएगी। ध्यान से सुनो, उसकी WDV लेस नहीं होगी, जो प्लांट बिका है उसकी WDV लेस नहीं होगी। क्या लेस होगी? सेल वैल्यू। ठीक है, तो ये बिल्कुल अकाउंट्स से अलग सिस्टम है और आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, जो एसेट सेल हो रही है उसकी WDV लेस नहीं की जाएगी, उसकी सेल वैल्यू लेस की जाएगी। ठीक है, सेल वैल्यू कम हो ज्यादा हो जो भी हो वो लेस की जाएगी। क्लियर? अच्छा, अब एक बात और बताइए, फॉर एग्जांपल एसेट सेल करने में कुछ एक्सपेंसेस हुए, एसेट सेल करने पर कुछ एक्सपेंसेस हुए, जैसे देखिए इस बात को ऐसे बात करें क्या, देखिए अगर एसेट सेल करने पर कुछ एक्सपेंसेस हुए, फॉर एग्जांपल आपको एसेट सेल करने पर ग्रॉस अमाउंट मिला, सपोज आपको एसेट सेल करने पर ग्रॉस अमाउंट सेल वैल्यू मिली 52,000। ठीक है, बट एसेट सेल करते वक्त कुछ एक्सपेंसेस भी तो हो जाते हैं, एसेट सेल करने पर कुछ एक्सपेंसेस हो गए आपके, फॉर एग्जांपल 2000। तो अब सवाल पैदा होता है, जो नेट सेल वैल्यू है वो 50,000 है। ठीक है, नेट सेल वैल्यू वो 50,000 है। तो यहां जब हम सेल वैल्यू लेस करेंगे तो ग्रॉस सेल वैल्यू लेस करेंगे, मतलब बिफोर एक्सपेंसेस ऑन सेल, या नेट सेल वैल्यू लेस करेंगे, मतलब आफ्टर डिडक्टिंग एक्सपेंसेस ऑन सेल। लेस क्या करेंगे इधर? तो ध्यान रखना, इधर ग्रॉस, इधर क्या लेस होगा आपका? ग्रॉस सेल वैल्यू। तो ये जो सेल वैल्यू है इधर लेस हो रही है, कौन सी लेस होगी? ग्रॉस। इसका मतलब एक्सपेंसेस ऑन सेल इसमें से लेस नहीं हो रखे होने चाहिए, और इधर लेस क्या होगा? ग्रॉस सेल वैल्यू बिफोर डिडक्टिंग एक्सपेंसेस ऑन सेल। ठीक है, अच्छा, एक्सपेंसेस ऑन सेल का क्या ट्रीटमेंट होगा? उसका ट्रीटमेंट यहां नहीं आया ना, यहां तो ग्रॉस सेल वैल्यू लेस हुई, तो जो एक्सपेंसेस हुए सेल करने पर उनका क्या ट्रीटमेंट होगा वो आगे चलकर हम समझेंगे। राइट, चलिए तो अब आगे बात करें, ये सेल वैल्यू लेस करनी है। अच्छा, सेल वैल्यू को गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स एक्ट में अलग नाम दिया है, क्या? मनीज पेबल, मनीज पेबल। ठीक है, तो वैसे तो वर्ड क्या लिखना चाहिए गवर्नमेंट को? मनीज रिसीवेबल लिखना चाहिए ना, रिसीवेबल, बट गवर्नमेंट ने क्या लिखा? मनीज पेबल। ठीक है, खैर इनकम टैक्स एक्ट की लैंग्वेज कुछ इस तरीके से ही है। बेसिकली ये है सेल्स वैल्यू, जो एसेट बिकी उसकी सेल वैल्यू लेस होगी। क्लियर? अब आएगी WDV। ठीक है, कहने का मतलब ओपनिंग डेप्रिसिएटेड वैल्यू में न्यू परचेस ऐड कर दे और सेल्स लेस कर दे तो आएगी WDV। अच्छा, अब इस WDV के अंदर कौन सी एसेट्स शामिल हैं? ए प्लांट तो बिक गया ना, तो WDV के अंदर अब क्या शामिल है? प्लांट बी एंड सी शामिल है।
और ये WDV क्या आ रही है 70,000, ठीक है 70,000 आ रही है। तो इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया जाएगा, तो इस पर आपको डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया जाएगा। कितना, ये 15% वाला ब्लॉक है ना, तो इस पर 15% डेप्रिसिएशन के रेट के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। अब एक बात समझना, ये डेप्रिसिएशन सिर्फ और सिर्फ वो उन्हीं एसेट्स पर चार्ज हो रहा है जो एसेट्स आपकी WDV के अंदर शामिल हैं। तो आपकी WDV के अंदर एसेट कौन सी शामिल है, सिर्फ B एंड C। तो ये डेप्रिसिएशन भी B एंड C पर चार्ज हो रहा है, ठीक है। अब एक बात समझना, यहां पर आपका जो प्लांट A था, प्लांट A वो भी ब्लॉक में कुछ दिन तो शामिल रहा होगा ना, ड्यूरिंग द ईयर सेल हुआ है, तो क्या प्लांट A पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा क्या? नहीं, ये डेप्रिसिएशन सिर्फ और सिर्फ B और C पर चार्ज हुआ। क्यों? क्योंकि WDV के अंदर सिर्फ B और C शामिल है, बस WDV के अंदर सिर्फ एसेट B और C शामिल है, इसलिए डेप्रिसिएशन भी सिर्फ B और C इसी प्लांट पर चार्ज किया जाएगा। इसका मतलब जो एसेट बिक गई और आज WDV के अंदर शामिल नहीं है, जो एसेट बिक गई और आज WDV के अंदर शामिल नहीं है, उस पर डेप्रिसिएशन भी चार्ज नहीं होगा। अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग बात समझना, ये प्लांट सपोज आपका पूरे साल यूज होकर बिका, पूरे साल यूज होकर बिका मतलब क्या, 31 मार्च 2020 को बिका, पूरे साल काम आया। 31 मार्च 2020 को बिका, तो इसमें डेप्रिसिएशन अलाउ होना चाहिए ना, पूरे साल काम आया। लेकिन ब्लॉक का कंसेप्ट कहता है नहीं, आज इस WDV के अंदर कौन सी एसेट शामिल हैं, सिर्फ B और C। तो जब ब्लॉक के अंदर A प्लांट शामिल ही नहीं है तो उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। कहने का मतलब जो एसेट बिक गई, ब्लॉक से आउट हो गई, उस पर डेप्रिसिएशन भी चार्ज नहीं होगा, भले ही वो एसेट पूरे साल बिजनेस के लिए काम आई हो और ईयर एंड पर सेल हुई हो। बिकने वाली एसेट पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा क्योंकि आज वो WDV के अंदर शामिल नहीं है, वो ब्लॉक की WDV के अंदर शामिल नहीं है, तो उस पर डेप्रिसिएशन भी चार्ज नहीं होगा। ठीक है, तो आपका ये WDV कितना आया 70,000, क्लियर। और इस पर डेप्रिसिएशन 15% की रेट से कितना आया 10,500। और ध्यान रहे ये डेप्रिसिएशन सिर्फ प्लांट B और C पर ही कंप्यूट हुआ है, क्लियर। अब जो डेप्रिसिएशन चार्ज होने के बाद वैल्यू बचेगी उसको अकाउंट्स में WDV बोलते हैं, बट इनकम टैक्स में क्या बोलेंगे, क्लोजिंग डेप्रिशिएटेड वैल्यू। ठीक है, इसका मतलब इनकम टैक्स एक्ट कहता है डेप्रिसिएशन चार्ज होने से पहले जो वैल्यू है वो WDV है, हम WDV पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन चार्ज होने से पहले जो वैल्यू है वो WDV है, राइट। और डेप्रिसिएशन चार्ज होने के बाद जो वैल्यू आ रही है वो है क्लोजिंग डेप्रिशिएटेड वैल्यू। ठीक है, और इसमें कौन सी एसेट शामिल है अभी, प्लांट B एंड C ओनली। और इस ब्लॉक की क्लोजिंग डेप्रिशिएटेड वैल्यू कितनी आ रही है 59,500, क्लियर। तो इस तरीके से ब्लॉक का सिस्टम काम करता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल कंसेप्ट आपके लिए अलग है, तो आपको ढंग से समझना होगा। और ढंग से इसलिए समझना होगा क्योंकि ये तो आगे बिजनेस हेड में भी काम आएगा। ठीक है, डेप्रिशिएबल एसेट्स की बातें पूरे इनकम टैक्स में ही आती रहेंगी, तो ये ढंग से समझना है आपको।
अच्छा, अब ये इस साल जो क्लोजिंग डेप्रिशिएटेड वैल्यू आई वो नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग डेप्रिशिएटेड वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से फिर आगे नेक्स्ट ईयर में उसमें न्यू परचेज ऐड होगी, फिर उसमें से नेक्स्ट ईयर में जो एसेट सेल हो गई उसकी सेल वैल्यू लेस होगी। ठीक है, इस तरीके से ब्लॉक चलता रहेगा। समझ आ रही है बात? तो ब्लॉक का मतलब क्या? सिमिलर एसेट्स की ग्रुपिंग। इनकम टैक्स एक्ट में इंडिविजुअल एसेट पर एक सिंगल एसेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज करने का सिस्टम नहीं है। ब्लॉक बनाया जाएगा, बट ध्यान रखना ब्लॉक सिर्फ तभी बनाया जाएगा जब डेप्रिसिएशन WDV मेथड के अकॉर्डिंग क्लेम किया गया हो। अगर SLM मेथड के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन क्लेम किया गया है तो ब्लॉक नहीं बनेगा। समझ आ रही है बात? तो ब्लॉक की बात सिर्फ WDV मेथड के लिए ही वैलिड है। क्लियर? तो इस तरीके से सिस्टम है। अच्छा, अब तो देखिए जो एसेट अभी आज इस साल परचेस हुई है, इस साल एसेट कौन सी परचेस हुई है? प्लांट सी, और आज वो WDV के अंदर शामिल है क्या? यस, वो 70,000 WDV जो है 70,000 उसके अंदर शामिल है। जो इस साल प्लांट सी परचेज हुआ तो उस पर भी डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ। क्लियर? तो जो न्यू परचेज है उस पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा अगर वो ब्लॉक के अंदर शामिल है। अगर कोई न्यू परचेज है इस साल न्यू परचेज है, वो इस साल परचेज हुई है सेट ब्लॉक के अंदर शामिल हुई और इसी साल ही बिक गई, ब्लॉक के अंदर आई, ठीक है, परचेज होते वक्त, और सेल भी हो गई इसी साल ही, तो वो तो एसेट आया राम गया राम हो गई। ब्लॉक के अंदर आई और फिर निकल भी गई तो फिर उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। क्लियर? बात समझ आ रही है? क्यों? बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है। डेप्रिसिएशन किन एसेट्स पर चार्ज होगा बताइए? डेप्रिसिएशन सिर्फ किन एसेट्स पे चार्ज होगा? सिर्फ उन्हीं एसेट्स पर चार्ज होगा जो आज WDV के अंदर शामिल हैं। WDV के अंदर जो शामिल हैं सिर्फ उन्हीं एसेट्स पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो ब्लॉक का कंसेप्ट इस तरीके से काम करता है। तो अकाउंट से बहुत अलग कंसेप्ट है और आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर? आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग तो याद रखना ही पड़ेगा, मतलब एग्जामिनेशन पर्पस के लिए तो याद रखना ही पड़ेगा, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है? जैसे ही आप अपने ट्रेनिंग पीरियड में जाएंगे, आर्टिकलशिप में जाएंगे, तो ये कंसेप्ट आपको अपने ऑफिस में भी अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन ऐसे ही कैलकुलेट किया जाता है। क्लियर? तो अब एक बात और ब्लॉक का सिस्टम समझ आ गया। आगे बात करें, चलिए आगे बात करते हैं। ब्लॉक का सिस्टम समझ आ गया, अब आगे बात करते हैं। आपके दिमाग में एक बात और होगी कि नंबर ऑफ डेज के हिसाब से डेप्रिसिएशन मिलता होगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल कोई एसेट अगर मैंने 1 मई को परचेज की, ठीक है, 1 मई 2019 को परचेज की, 1 मई 2019 को परचेज की, तो वो एसेट सिर्फ 11 महीने के लिए काम आई। ठीक है ना? तो डेप्रिसिएशन सिर्फ 11 महीने का मिलेगा। बोलिए, ये बात है आपके दिमाग में कि आपने अगर कोई एसेट 1 मई 2019 को खरीदी है तो वो बिजनेस के लिए ड्यूरिंग द ईयर 11 महीने काम आई है, तो डेप्रिसिएशन 11 महीने का मिलना चाहिए। नो, इनकम टैक्स में ऐसा सिस्टम नहीं है। इनकम टैक्स में नंबर ऑफ डेज या नंबर ऑफ मंथ्स के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल अपना प्रीवियस ईयर 2019-20, इसमें कितने डेज हैं? प्रीवियस ईयर 2019-20, इसमें कितने डेज हैं बोलो?
365 नहीं, 366 डेज है। क्यों? ये लीप ईयर है, इसमें फरवरी 29 डेज की है। क्लियर? तो अपना प्रीवियस ईयर 2019-20 उसमें टोटल डेज है 366। ठीक है, तो सपोज आपने कोई एसेट परचेस की, सपोज 2 अप्रैल को, तो 2 अप्रैल को, और पूरे साल में दिन कितने? 366 डेज। तो क्या डेप्रिसिएशन आपको 365 डेज का मिल जाएगा क्या? मतलब एक दिन का नहीं मिले, क्योंकि आपने कब परचेस की एसेट? 2 अप्रैल को। तो क्या आपको एक दिन का डेप्रिसिएशन नहीं देके 366 डेज में से एक दिन का डेप्रिसिएशन नहीं देके 365 डेज का दे दे क्या डेप्रिसिएशन? बोलिए। इनकम टैक्स में नंबर ऑफ डेज के हिसाब से या नंबर ऑफ मंथ्स के हिसाब से डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं होता है, नहीं होता है। तो कैसे होता है? इनकम टैक्स में या तो फुल डेप्रिसिएशन मिलता है या हाफ डेप्रिसिएशन मिलता है। इस तरीके से सिस्टम है। कैसा? या तो फुल मिलेगा या हाफ मिलेगा। क्लियर? तो उसके लिए इनकम टैक्स में एक और कंसेप्ट है। डेप्रिसिएशन चार्ज करने में एक रूल काम आता है जिसको हम कहते हैं 180 डेज का रूल। 180 डेज का रूल। ये 180 डेज का रूल क्या कहता है? 180 डेज का रूल ढंग से समझना। 180 डेज का रूल कहता है अगर कोई एसेट आपकी करंट ईयर का एक्विजिशन है, अगर कोई एसेट आपकी करंट ईयर का एक्विजिशन है और वो आपने पुट टू यूज किए अभी करंट ईयर में, बट वो पुट टू यूज लेस देन 180 डेज हुई है। ठीक है, करंट ईयर में ही खरीदी, वो करंट ईयर का एक्विजिशन है और करंट ईयर में वो पुट टू यूज हुई, बट वो लेस देन 180 डेज पुट टू यूज हुई, तो उस पर हाफ डेप्रिसिएशन मिलेगा। ठीक है, और अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है तो फुल डेप्रिसिएशन मिलेगा। ठीक है, तो 180 डेज का रूल क्या है? 180 डेज का रूल क्या है? अगर कोई एसेट करंट ईयर में खरीदी गई है, करंट ईयर का एक्विजिशन है, प्लस वो एसेट करंट ईयर में पुट टू यूज हुई है, बट वो पुट टू यूज लेस देन 180 डेज हुई है, तो उस पर डेप्रिसिएशन हाफ मिलेगा, पूरा नहीं मिलेगा, आधा मिलेगा। ठीक है, आधा मतलब क्या? जैसे आपका ये 15% वाला ब्लॉक है, डेप्रिसिएशन रेट 15% है, तो आधा मिलेगा का मतलब क्या? 7.5% मिलेगा, 7.50% मिलेगा, आधा मिलेगा। क्लियर? तो इस तरीके से इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन या तो फुल मिलता है और या फिर हाफ मिलता है। नंबर ऑफ डेज और नंबर ऑफ मंथ्स के हिसाब से नहीं मिलता है। ठीक है, तो इस रूल को कैसे प्रैक्टिकली अप्लाई किया जाएगा उसका सिस्टम समझते हैं। ठीक है, 180 डेज के रूल को समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। देखिए, कोई एसेट आपने एक्वायर की, कब एक्वायर की? 10 मई 2019 को, 10 मई 2019 को और वो पुट टू यूज हुई, और वो पुट टू यूज कब हुई? 30 जून 2019 को। ठीक है, 30 जून 2019 को वो पुट टू यूज हो गई, तो 30 जून 2019 से लेकर ईयर एंड मतलब 31 मार्च 2020 तक, तो ईयर एंड के दिन कितने हुए? 31 मार्च 2020 तक के दिन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से सिस्टम है। बताइए 180 डेज हो गए या नहीं? तो 180 डेज हो गए क्या? यस, 180 डेज हो गए, तो फिर फुल डेप्रिसिएशन मिलेगा। ठीक है, तो फुल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 180 डेज कंप्यूट कैसे हुए? अब एक बात समझना, इनकम टैक्स में एसेट खरीदने की डेट रेलेवेंट है ही नहीं। एसेट खरीदने की डेट
नहीं देखनी है। रेलेवेंट डेट क्या है? पुट टू यूज। वो एसेट पुट टू यूज कब हुई? फॉर बिजनेस पर्पस। ठीक है, तो काउंटिंग यहां से होगी। तो कहां तक होगी काउंटिंग? 31 मार्च 2020 तक। तो पुट टू यूज की डेट से लेकर, एसेट पुट टू यूज की डेट से लेकर ईयर एंड मतलब 31 मार्च 2020 तक ये दिन कैलकुलेट करो। 180 डेज से ज्यादा है तो डेप्रिसिएशन फुल मिलेगा। ठीक है, बात समझ आई? अब एक बात समझना, अगर ये एसेट खरीदी गई 10 मई 2019 को और पुट टू यूज हुई 4 अक्टूबर 2019 को 4 अक्टूबर 2019 को पुट टू यूज हुई, तो डेज की काउंटिंग कहां से करनी है? जब वो एसेट पुट टू यूज हुई तब से डेज की काउंटिंग करनी है। और ये 4 अक्टूबर वाला दिन भी लेना है कि नहीं लेना है? इस दिन पुट टू यूज हो गई ना, तो ये भी यूज का दिन है। तो इसको इंक्लूड करते हुए 4 अक्टूबर को इंक्लूड करते हुए कब तक? ईयर एंड मतलब 31 मार्च 2020 तक के दिन निकाले। वो एग्जैक्ट होते हैं आपके 180 डेज। 180 डेज कैसे होते हैं? अरे फरवरी 29 डेज की लेनी है, ये लीप ईयर है तो फरवरी 29 डेज की है, तो हो गए एग्जैक्ट इस केस में आपके 180 डेज, एग्जैक्ट 180 डेज हुए। क्लियर? तो इस केस में क्या होगा? फुल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। क्यों? हाफ डेप्रिसिएशन कब होता है? जब एसेट लेस देन 180 डेज पुट टू यूज हो तो हाफ होता है। एग्जैक्ट 180 डेज होने पर फुल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। क्लियर? अच्छा, ये तो लीप ईयर है, लीप ईयर है इसलिए, ठीक है ना। अगर कोई नॉर्मल ईयर होगा तो यहां 4 अक्टूबर की जगह 3 अक्टूबर आएगा। क्लियर? बट अभी लीप ईयर है और फरवरी 29 डेज की है तो 3 नहीं आएगा। 4 अक्टूबर से पुट टू यूज हो गई, ईयर एंड 31 मार्च 2020 तक एग्जैक्ट 180 डेज है तो फुल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। क्लियर? तो अब दे रखा है अगर कोई एसेट परचेज हुई है कब? 10 मई 2019 को, बट वो पुट टू यूज 5 अक्टूबर 2019 को ही है। 5 अक्टूबर 2019 को ही है तो 5 अक्टूबर 2019 से लेकर ईयर एंड 31 मार्च 2020 तक के दिन निकालते हैं तो वो लेस देन 180 डेज आते हैं। लेस देन 180 डेज है तो हाफ डेप्रिसिएशन मिलेगा। क्लियर? तो हाफ डेप्रिसिएशन मिलेगा इस केस में। अच्छा, अगर कोई एसेट एक्वायर हुई है 1 जनवरी 2020 को तो फिर और इसी दिन पुट टू यूज हो गई, मतलब जिस दिन आपने खरीदी उसी दिन वो पुट टू यूज हो गई, बट 1 जनवरी 2020 से 31 मार्च 2020 के दिन लेस देन 180 डेज हैं तो हाफ डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। क्लियर? अब अगर कोई एसेट 31 मार्च 2020 को ही एक्वायर हुई है और वो 31 मार्च 2020 को ही पुट टू यूज हुई है, मतलब वो करंट ईयर में बिजनेस के लिए सिर्फ एक ही दिन काम आई है, तो भी उस पे हाफ डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। क्लियर? क्योंकि क्या वो एसेट करंट ईयर का एक्विजिशन है? यस। वो एसेट पुट टू यूज लेस देन 180 डेज हुई है? यस। तो हाफ डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। मैंने अभी कहा था आपको नंबर ऑफ डेज के हिसाब से नहीं मिलेगा, ठीक है, या तो हाफ मिलेगा या फुल मिलेगा। और उसका क्राइटेरिया कैसे डिसाइड होता है? वो 180 डेज के रूल से डिसाइड होता है। समझ आ रही है बात? तो इस केस में तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग बात हो गई कि आपने ये एसेट बिल्कुल ईयर एंड पे खरीदी और पुट टू यूज सिर्फ एक ही दिन की, तब भी आपको आधे साल का डेप्रिसिएशन मिल गया।
क्लियर? तब भी आपको हाफ डेप्रिसिएशन मिल गया ना। एक ही दिन एसेट काम आई और आधे साल का आपको डेप्रिसिएशन मिल गया। वेरी इंटरेस्टिंग। अब इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात करते हैं। तो देखो, अगर कोई एसेट 31 मार्च 2019 को परचेज हुई और वो पुट टू यूज हुई 31 मार्च 2020 को, एक साल बाद उसे पुट टू यूज किया गया, बताओ इस केस में डेप्रिसिएशन कितना मिलेगा? इस केस में फुल मिल जाएगा। क्यों? आप कहेंगे कि लेस देन 180 डेज पुट टू यूज हुई ना। आप कहेंगे कि सर ये आपने कहा कि लेस देन 180 डेज पुट टू यूज होगा तो हाफ मिलेगा, ठीक है ना। बट अब एक इंपॉर्टेंट बात समझना, ढंग से समझना। तो देखो 180 डेज का रूल कहता है सिर्फ लेस देन 180 डेज पुट टू यूज वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो, इसके अलावा वो एसेट करंट ईयर का एक्विजिशन भी हो, ठीक है। करंट ईयर का एक्विजिशन और करंट ईयर में पुट टू यूज लेस देन 180 डेज हो तो हाफ मिलेगा। अब एक बात समझना, ये भले ही एसेट आपने पुट टू यूज की है 31 मार्च 2020 को, ठीक है ना, बट ये परचेज तो पास्ट ईयर में हुई ना, करंट ईयर का एक्विजिशन है क्या? ये एसेट पास्ट ईयर का एक्विजिशन है, करंट ईयर का एक्विजिशन नहीं है। और ये जो हाफ डेप्रिसिएशन का जो ये 180 डेज का रूल है ना, वो ये कहता है एसेट करंट ईयर का एक्विजिशन हो तो हाफ डेप्रिसिएशन, और अगर एसेट पास्ट ईयर का एक्विजिशन हुई तो फुल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। अब बड़ा इंटरेस्टिंग बात हो गई ना ये तो, कि एसेट सिर्फ एक ही दिन काम आई करंट ईयर में बिजनेस के लिए, बट उस पर फुल ईयर का डेप्रिसिएशन मिल गया, ठीक है। तो कितने इंटरेस्टिंग प्रोविजन है और अकाउंट से बिल्कुल अलग हैं। तो ये फुल क्यों हुआ? क्योंकि एसेट करंट ईयर का एक्विजिशन नहीं थी, पास्ट ईयर का एक्विजिशन थी, है ना। तो फुल हो गया, क्योंकि हमारा 180 डेज का रूल तो क्या कहता है, एसेट हमारी क्या होनी चाहिए, एसेट हमारी अगर करंट ईयर का एक्विजिशन होगी, एसेट हमारी करंट ईयर का एक्विजिशन होगी और वो पुट टू यूज लेस देन 180 डेज यूज होगी, तो दोनों कंडीशन साथ में सेटिस्फाई होने पर हाफ डेप्रिसिएशन मिलेगा, नहीं तो फुल मिलेगा, ठीक है। तो लास्ट वाले केस में हुआ क्या? लास्ट वाले केस में वो एसेट आपकी करंट ईयर का एक्विजिशन नहीं थी, वो आपकी पास्ट ईयर का एक्विजिशन थी, तो फुल डेप्रिसिएशन मिल गया, भले ही करंट ईयर में एसेट लेस देन 180 डेज पुट टू यूज हुई, भले ही वो लेस देन 180 डेज पुट टू यूज हुई, बट वो करंट ईयर का एक्विजिशन नहीं है, वो पास्ट ईयर का एक्विजिशन है, तो डेप्रिसिएशन इस केस में हाफ नहीं फुल मिल जाएगा। क्लियर? बात समझ आई? अब आप देख रहे हैं कि अकाउंट्स में और इनकम टैक्स में बड़ा वेरिएशन आ रहा है डेप्रिसिएशन के मुद्दे को लेकर, ठीक है। तो अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करेंगे तो अलग आएगा, और इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो यही सिस्टम रहेगा, कैलकुलेट ऐसे करना पड़ेगा, तो डेप्रिसिएशन के अमाउंट में चेंज आएगा, अकाउंट्स का डेप्रिसिएशन अलग आएगा और इनकम टैक्स का डेप्रिसिएशन अलग आएगा ना। तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा अलग आने पर? बोलो। हमको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। कैसे? देखो, जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएंगे तो उसमें तो आपको अकाउंट्स के हिसाब से ही डेप्रिसिएशन P&L अकाउंट में लिखना है। P&L अकाउंट में आपको अकाउंट्स के हिसाब से जो डेप्रिसिएशन आ रहा है वो लिखना है, और एक अलग से कंप्यूटेशन शीट बनानी है जिसपे आपको इनकम टैक्स वाला डेप्रिसिएशन लिखना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इनकम टैक्स का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए आपको कैलकुलेशन शीट अलग बनानी पड़ेगी। क्लियर? तो एडजस्टमेंट कैसे करेंगे? अकाउंट्स का डेप्रिसिएशन अलग आएगा और इनकम टैक्स का डेप्रिसिएशन अलग आएगा। तो देखो एडजस्टमेंट कैसे करेंगे? एडजस्टमेंट करना पड़ेगा क्या?
नेट प्रॉफिट उठाइए एज पर P&L अकाउंट, ठीक है। फिर उसमें ऐड कर दीजिए डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स, मतलब अकाउंट्स वाला डेप्रिसिएशन ऐड कर दीजिए, गलत मानते हुए कि वो गलत है, ठीक है। जो एज पर बुक्स आपका नेट प्रॉफिट आ रहा है वो ले लीजिए, उसके अंदर बुक्स में जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया उसको गलत मानते हुए ऐड कर दीजिए, और लेस क्या कराइए कि इनकम टैक्स वाला डेप्रिसिएशन सही है, ठीक है। तो बुक्स का डेप्रिसिएशन, अकाउंट्स का डेप्रिसिएशन गलत मानते हुए ऐड बैक करना है, और इनकम टैक्स वाला डेप्रिसिएशन लेस करवाना है। तो ये एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, क्या निकालने के लिए? टैक्सेबल प्रॉफिट निकालने के लिए। और ये जो टैक्सेबल प्रॉफिट आएगा इस पर टैक्स देना है, ठीक है। तो जो P&L में नेट प्रॉफिट आ रहा है उस पर टैक्स नहीं देना है। टैक्स देना किस पर है? टैक्सेबल प्रॉफिट पर, ठीक है। तो टैक्सेबल प्रॉफिट पर टैक्स देना है। तो ये एडजस्टमेंट हमको करना पड़ेगा, और टैक्स टैक्सेबल प्रॉफिट पर लगेगा, ना कि नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट, ठीक है। तो ये एडजस्टमेंट हमको डेप्रिसिएशन के लिए करना पड़ेगा। बात समझ आई? तो ये डेप्रिसिएशन को लेकर हमने काफी सारी बातें की, हालांकि ये बिजनेस हेड की बातें थी, बट यहां पर भी काम आती हैं। अब बात करते हैं हमने ये सारा कंसेप्ट समझा। अब WDV समझ आ गया आपको? WDV ब्लॉक की, तो देखिए अगर ब्लॉक की WDV पॉजिटिव है, ब्लॉक की WDV अगर आपकी क्या आ रही है? पॉजिटिव है। ब्लॉक की WDV आपकी पॉजिटिव है। पहले सेकंड कॉलम समझते हैं। आपकी ब्लॉक की WDV पॉजिटिव आ रही है और ब्लॉक एम्प्टी नहीं हुआ है, ब्लॉक एम्प्टी नहीं हुआ है, ब्लॉक में अभी एसेट हैं, ठीक है। तो ब्लॉक की WDV पॉजिटिव आ रही है, नेगेटिव नहीं हुई है, और ब्लॉक एम्प्टी नहीं हुआ है, मतलब खाली नहीं हुआ है, ब्लॉक में अभी एसेट्स पड़ी हैं। तो क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो क्या होगा? डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो कैपिटल गेन कैलकुलेट नहीं होगा क्या? नहीं, ब्लॉक की WDV पॉजिटिव है और ब्लॉक में अभी एसेट्स हैं, तो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। क्लियर? अभी हमने बात की थी एसेट सेल करने पर जो एक्सपेंसेस होते हैं, तो हमने यहां बात की थी कि इधर जब हम सेल वैल्यू लेस करते हैं, तो जब हम इधर सेल वैल्यू लेस करते हैं तो ग्रॉस लेस करनी होगी, ठीक है। तो खर्चे नहीं, जो अगर एसेट सेल करते वक्त कुछ एक्सपेंसेस हो गए उसका क्या ट्रीटमेंट होगा? इधर तो पूरी ग्रॉस सेल वैल्यू आएगी। क्लियर? हमने बात की थी ना कि अगर आपका ग्रॉस सेल अमाउंट कितना है 52,000 और एसेट बेचने पर एक्सपेंसेस हो गए 2,000 के, तो इधर ब्लॉक में लेस क्या होगा? 52,000, मतलब ग्रॉस सेल्स वैल्यू। तो इन एक्सपेंसेस का क्या होगा? तो एसेट बेचने में कुछ एक्सपेंसेस हुए, उसका क्या होगा वो समझते हैं अभी। तो देखिए, एसेट बेचने पर कुछ एक्सपेंसेस हुए तो उसका इधर क्या होगा? अच्छा, एक्सपेंसेस बेचने में जो हुए उसको क्या बोलते हो? बोलो, COT बोलते हो ना, COT, कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर। तो अगर COT गिवन है तो देन उससे बिजनेस एक्सपेंडिचर माना जाएगा, ठीक है। और ये अलाउ कहां होंगे? बिजनेस हेड में। बिजनेस हेड में COT अलाउ होगा अंडर सेक्शन 37 सबसेक्शन 1, ठीक है। तो एसेट सेल करने में जो एक्सपेंसेस हुए उसको बिजनेस एक्सपेंडिचर मानते हुए बिजनेस हेड के सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 में अलाउ किया जाएगा, राइट। ये कब दोबारा समझो, ये कब डेप्रिसिएशन कब चार्ज होगा? दोबारा समझो,
डेप्रिसिएशन तब चार्ज होगा जब ब्लॉक की WDV पॉजिटिव आ रही है और ब्लॉक एम्प्टी नहीं है, तो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। कैपिटल गेन नहीं होगा इस केस में, कैपिटल गेन की बात ही नहीं करनी इस केस में, और चुपचाप डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेना है, क्योंकि ब्लॉक की WDV पॉजिटिव है और ब्लॉक खाली नहीं है, ब्लॉक में अंदर एसेट पड़ी हैं, तो उन पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। और जो COT हो गया उस पर वो बिजनेस एक्सपेंडिचर मानते हुए बिजनेस हेड में अलाउ हो जाएंगे अंडर सेक्शन 37 सबसेक्शन 1। समझ आई बात? ठीक है, चलो ये सिस्टम समझ आया, क्लियर। तो चलो इसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर ले, इस कॉलम के कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ चार्ट में तो हमको और भी कॉलम्स दिख रहे हैं, ठीक है, तो जो चार्ट में हमको कॉलम दिख रहे हैं ना, उन सब के हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, बट अभी इस कॉलम के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते हैं। तो आ जाइए क्वेश्चन बैंक में, तो क्वेश्चन बैंक में आ जाइए। क्वेश्चन बैंक में निकालिए, आप पेज नंबर निकालें। क्वेश्चन बैंक में पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर निकालना है आपको, क्वेश्चन नंबर 18 निकालना है, क्वेश्चन नंबर 18 निकालना है। पेज नंबर 68 पर है क्वेश्चन बैंक में, क्वेश्चन बैंक में पेज नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 18, क्लियर। तो देखिए, एक्स लिमिटेड ओन्स 2 प्लांट्स, एक्स लिमिटेड के 2 प्लांट्स हैं, ए और बी, उस पर डेप्रिसिएशन रेट 15% और ब्लॉक की ओपनिंग डेप्रिशिएटेड वैल्यू 1 अप्रैल 2019 को 1 लाख है। ठीक है, तो पहले ब्लॉक की ओपनिंग डेप्रिशिएटेड वैल्यू लिख दे और उसमें बताएं कि क्या शामिल है, प्लांट ए एंड बी, और ओपनिंग डेप्रिशिएटेड वैल्यू 1 लाख है। ठीक है, फिर ऑन जून 1 2019 इट परचेसेस प्लांट सी, ओल्ड है मतलब सेकेंड हैंड है, डेप्रिसिएशन रेट 15%। अरे 15% वाला ही नया प्लांट इस साल और खरीदा, तो ये इसी ब्लॉक में ऐड होगा, क्लियर। तो कितने में खरीदा? 20,000 में। ठीक है, तो इसका क्या करें, एड एडिशंस टू द ब्लॉक में लिख दें। ठीक है, प्लांट सी खरीदा नया, कितने में? परचेस कॉस्ट 20,000। ठीक है, अब ये परचेस कब हुआ? 1 जून 2019 को। ठीक है, अब परचेस हुआ बट पुट टू यूज की डेट नहीं दे रखी, पुट टू यूज की डेट नहीं दे रखी है, तो मैं क्या एज्यूम करूं? बोलो, जिस दिन परचेस हुआ उसी दिन पुट टू यूज हो गया, तो पुट टू यूज की भी डेट क्या मानो? जून 1 2019 को। तो जून 1 2019 से ईयर एंड 31 मार्च 2020 के दिन, 2020 तक के दिन 180 दिन से ऊपर हो रहे हैं, 180 डेज से ज्यादा हो रहे हैं, तो फुल डेप्रिसिएशन मिलेगा। ठीक है, और नवंबर 5 2019 को क्या हुआ? इट ट्रांसफर्स प्लांट ए बेच दिया 50,000 में और एक्सपेंसेस हो गए 700। ठीक है, तो ग्रॉस सेल वैल्यू कितनी? 50,000 और COT हो गए 700। प्लांट ए वाज परचेस्ड, कब परचेज हुआ था? 45,000 में परचेज हुआ था, 2015 में, 2015 में परचेज हुआ था। ठीक है, अब 2019 में बिका, तो ये मोर देन 36 मंथ्स होल्डिंग पीरियड हो गया। तो ये एसेट लॉन्ग टर्म है क्या? प्लांट ए का होल्डिंग पीरियड मोर देन 36 मंथ्स हुआ, तो ये लॉन्ग टर्म है तो सही, बट सेक्शन 50 कहता है डेप्रिशिएबल एसेट पर गेन का नेचर शॉर्ट टर्म ही होगा, भले ही वो डेप्रिशिएबल एसेट लॉन्ग टर्म हो। ठीक है, सेक्शन 50 डीमिंग प्रोविजन है, भले ही ये एसेट लॉन्ग टर्म है, डेप्रिशिएबल एसेट लॉन्ग टर्म है, लेकिन इस पर गेन का नेचर शॉर्ट टर्म ही माना जाता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 50, क्लियर। और एसेट बिकी कौन सी? वो लेस कर देते हैं हम। एसेट बिकी क्या? प्लांट ए बिका 50,000 में,
ध्यान रहे पूरी ग्रॉस सेल वैल्यू लेस करनी है। वो जो एक्सपेंसेस हुए 700 उसका यहां ब्लॉक में कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तो उस 700 का क्या होगा? अरे वो बिजनेस हेड में अलाउ हो जाएंगे, बिजनेस हेड में अलाउ हो जाएंगे, बिजनेस एक्सपेंडिचर मानते हुए अंडर सेक्शन 37 सब सेक्शन 1। ठीक है, तो उसका हम कमेंट लिख देंगे कि वो 700 के जो एक्सपेंसेस हैं, वो जो 700 के एक्सपेंसेस हुए हैं प्लांट ए सेल करने पर, वो बिजनेस हेड में अलाउ होंगे, पीजीबीपी हेड में अलाउ होंगे अंडर सेक्शन 37 सबसेक्शन 1। और इधर ग्रॉस सेल्स वैल्यू लेस होगी, इधर क्या लेस होगी? आपकी ग्रॉस सेल्स वैल्यू लेस होगी, पूरा 50,000। क्लियर? और सेल वैल्यू को यहां इनकम टैक्स एक्ट में क्या नाम से बोलते हैं? मनीज पेबल। ठीक है, मनीज पेबल लेस हो गए। अब ब्लॉक के अंदर क्या शामिल है? सिर्फ बी और सी 70,000। ठीक है, तो WDV है, ये WDV है। ठीक है, WDV है ब्लॉक की ये, और WDV पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर लें, WDV पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर लें पूरे साल का, और ये डेप्रिसिएशन से बी और सी पर हो रहा है कितना? 10,500। और डेप्रिसिएशन चार्ज होने के बाद जो वैल्यू आएगी वो कहलाएगी क्लोजिंग डेप्रिशिएटेड वैल्यू। ठीक है, और उसमें क्या शामिल है? प्लांट बी और सी, क्योंकि ए तो बिक गया। क्लियर? तो यहां डेप्रिसिएशन WDV पर चार्ज होता है, और डेप्रिसिएशन चार्ज होने के बाद जो वैल्यू आती है वो क्लोजिंग डेप्रिशिएटेड वैल्यू कहलाती है। क्लियर? अब एक खास बात, ये जो आपने एसेट परचेस की थी 20,000 की प्लांट सी, 20,000 का प्लांट सी, ये आपने परचेस कब किया था? 1 जून 2019 को। ठीक है, पुट टू यूज हो गया इस दिन, और कब तक यूज के दिन काउंट करना? ईयर एंड तक। ठीक है, ईयर एंड आपका 31 मार्च 2020, तो मोर देन 180 डेज हो गए ना, मोर देन 180 डेज हो गए। ठीक है, तो ये मोर देन 180 डेज वाली एसेट है, तो फुल डेप्रिसिएशन ही मिलेगा, इसलिए हमने WDV 70,000 जो थी हमारी, उस पर फुल 15% डेप्रिसिएशन चार्ज किया। क्लियर? तो डेप्रिसिएशन हमने चार्ज किया ही क्यों? चेक करो, WDV पॉजिटिव है क्या ब्लॉक की? बोलो, WDV पॉजिटिव है ब्लॉक की, और ब्लॉक में एसेट शामिल है, तो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। दोबारा सुनो, ब्लॉक की WDV पॉजिटिव है और ब्लॉक के अंदर एसेट शामिल है, ब्लॉक एम्प्टी नहीं हुआ है, तो फिर क्या चार्ज होगा? डेप्रिसिएशन। तो फिर कैपिटल गेन नहीं होगा उस पर, कैपिटल गेन नहीं होगा, डेप्रिसिएशन तो बिजनेस हेड की बात है। ठीक है, तो इस पे क्या होगा? डेप्रिसिएशन चार्ज होगा और नो कैपिटल गेन और लॉस। क्लियर? अब देखिए, ये तो हमने किया क्वेश्चन नंबर 18। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 में, पेज नंबर 69 पर, पेज नंबर 69 पर क्वेश्चन नंबर 19। सिचुएशन सारी वही है, थोड़ा सा चेंज किया गया है। क्या चेंज किया गया है? क्वेश्चन नंबर 18 जैसा ही है, बस क्या डेट चेंज की गई है? वो प्लांट सी था ना जो 20,000 में परचेज हुआ था, क्वेश्चन 18 में जो हमने समझा था, क्वेश्चन 19 में थोड़ा सा चेंज है। क्या? वो प्लांट सी परचेज हुआ सिर्फ 4 अक्टूबर 2019 को। 4, यहां पर 5 करिए, यहां पर 5 अक्टूबर करिए। ठीक है, 5 अक्टूबर को हुआ, 5 अक्टूबर को हुआ। ठीक है, तो क्या होगा इधर बताइए? लेस देन 180 डेज वाला हो गया ना, हो गया लेस देन 180 डेज वाला। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन नंबर 18 में क्या था? वो परचेज कब हुआ था? वो परचेज हुआ था 1 जून को।
तो मोर देन 180 डेज पुट टू यूज हुआ तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन आपने लिया, ठीक है। लेकिन यहां पर प्लांट सी परचेस कब हुआ है? 5 अक्टूबर को, 5 अक्टूबर को, तो लेस देन 180 डेज पुट टू यूज हुआ। तो ये ध्यान रखना। अब लिखोगे कैसे इसको, लिखोगे कैसे? प्लांट सी लिखोगे, शुरू में स्टार्ट कैसे करना है? वही सेम, ओपनिंग डेप्रिशिएटेड वैल्यू लिख दो ए प्लस बी की 1 लाख, एडिशंस टू द ब्लॉक, इसमें एडिशन सी हुआ 20,000 तो लिखना है, बट उस पे एस्टिस मार्क लगाना है ताकि हमें ध्यान रहे कि ये एसेट लेस देन 180 डेज वाले एसेट है, ठीक है। रीजन बाद में अगर हम भूल गए तो फुल ईयर का डेप्रिसिएशन ले लेंगे गलती से और गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो करते करते आगे कहीं हम सॉल्यूशन करते करते भूल न जाए, इसलिए एस्टेरिस्क मार्क लगा देना है ताकि हमें याद रहे कि ये एसेट लेस देन 180 डेज वाली एसेट है और हाफ डेप्रिसिएशन वाली सिचुएशन अराइज हो गई है, ठीक है। तो देखिए आगे, सेल वैल्यू एज इट इज सेम 50,000, प्लांट ए बिक गया। अब WDV में क्या शामिल है? सिर्फ बी और सी, इसलिए डेप्रिसिएशन से बी और सी पर चार्ज होगा। और WDV अभी भी 70,000 ही आ रही है, पिछले क्वेश्चन 18 की तरह। बट अब क्या करेंगे हम? ये जो WDV आ रही है, ये जो WDV आ रही है ना 70,000, चेक करेंगे क्या इसमें लेस देन 180 डेज वाली एसेट शामिल है क्या? 70,000 WDV में लेस देन 180 डेज वाली एसेट शामिल है क्या? यस, है शामिल। तो अब एक बात समझना, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है WDV 70,000 पर, लेस देन 180 डेज वाली एसेट की प्रायोरिटी पहले माननी है। दोबारा बोलूं, लेस देन 180 डेज वाले एसेट की प्रायोरिटी पहले माननी है। इस 70,000 में पहले 20,000 वाला लेस देन 180 डेज वाला एलिमेंट मानना है। तो इस 70,000 में से 20,000 पर आधा डेप्रिसिएशन मिलेगा, हाफ, 15% का आधा 7.5%, क्लियर। और रिमेनिंग WDV कितनी है? रिमेनिंग WDV कितनी है? टोटल WDV 70,000, तो उसमें से 20,000 हटा दो, तो रिमेनिंग WDV 50,000, ठीक है। रिमेनिंग WDV 50,000 उस पर पूरा मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से डेप्रिसिएशन बी और सी पे मिला, ठीक है। ये अलग बात है कि सी जो प्लांट है उस पर आधा मिला, ठीक है। 9,000 डेप्रिसिएशन आया, लेस हो गया, और पीछे क्या बचा? क्लोजिंग डेप्रिशिएटेड वैल्यू ऑफ द ब्लॉक, क्लियर। अब इस केस में क्या हुआ? WDV मेरी पॉजिटिव है क्या? चेक करो, WDV पॉजिटिव है क्या? हाँ पॉजिटिव है, 70,000। ब्लॉक के अंदर एसेट शामिल है? हाँ है। ब्लॉक एम्प्टी नहीं है, तो ब्लॉक की WDV पॉजिटिव हुआ, ब्लॉक एम्प्टी नहीं हुआ है तो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा ना, तो किया डेप्रिसिएशन चार्ज, कैपिटल गेन की बात ही नहीं आई। और ये जो, तो इस तरीके से कमेंट करना नीचे, क्या कमेंट करना है? ब्लॉक की WDV पॉजिटिव आ रही है, ब्लॉक एम्प्टी नहीं है, तो नो कैपिटल गेन, कोई कैपिटल गेन नहीं होगा इस पे, तो क्या होगा? डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, क्लियर। डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। प्लांट सी लेस देन 180 डेज वाला है तो उस पर हाफ रहेगा और बैलेंस WDV पर फुल रेट से मिलेगा, क्लियर। और वो जो 700 रुपए प्लांट ए सेल करने पर एक्सपेंसेस हुए COT, तो यहां तो कैपिटल गेन हेड लग ही नहीं रहा ना, तो ये COT कैपिटल गेन हेड में अलाउ नहीं होके बिजनेस हेड में अलाउ होगा अंडर सेक्शन 37 सबसेक्शन 1, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 18 और 19 में क्या फर्क था? क्वेश्चन नंबर 18 में आपका जो प्लांट सी था, प्लांट सी वो 1 जून 2019 को पुट टू यूज हो गया, मोर देन 180 डेज पुट टू यूज हुआ, तो उस पर भी फुल डेप्रिसिएशन मिला।
जबकि क्वेश्चन नंबर 19 में क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 19 में आपका वो प्लांट परचेज कब हुआ, 5 अक्टूबर 2019 को, तो वो नया न्यू परचेज लेस देन 180 डेज वाली थी, तो उस न्यू परचेज पर डेप्रिसिएशन हाफ मिलेगा और बैलेंस WDV पर फुल मिलेगा। क्लियर? तो इस तरीके से सिस्टम है। अभी हम डिस्कस क्या कर रहे हैं, WDV पॉजिटिव है और ब्लॉक एम्प्टी नहीं हुआ है, तो उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा। क्लियर? कैपिटल गेन की बात ही नहीं होगी। क्लियर? चलो अब क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 जो है, X लिमिटेड ओन्स 2 प्लांट्स A B सेम 1 लाख और 4 अक्टूबर को, यहां पर भी करिए 5 अक्टूबर को आपका प्लांट C परचेज हुआ। प्लांट C परचेज हुआ कितने का, 20,000 और नवंबर 5 को आपने प्लांट A जो बेचा, चेंज सिर्फ यही हो रहा है। ये सारी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन नंबर 18 और 19 जैसी है, बट चेंज सिर्फ यही हो रहा है कि ये जो प्लांट A बिका 50,000 के बजाय 1,05,000 में बिका। क्वेश्चन नंबर 18 और 19 में प्लांट A कितने में बिका था, 50,000 में, और इधर कितने में बिक रहा है, फर्स्ट 1,05,000 में बिक रहा है, 50,000 के बजाय 1,05,000 में बिक रहा है। बस इतना सा चेंज है, तो लेस तो सेम होगा, सिस्टम तो वही रहेगा। वही बातें आ गई, 1 लाख और ये 20,000 ये लेस देन 180 डेज वाली है, तो इस पर एस्टेरिस्क मार्क लगा दिया, निशानी लगा दी कि ये तो लेस देन 180 डेज वाली एसेट है, इस पे हाफ लेना है। ठीक है, बट डिफरेंस कहाँ आ रहा है, सेल वैल्यू 50,000 के बजाय 1,05,000 है, तो WDV बहुत कम आ गई, WDV बहुत कम आ गई। अब एक इंटरेस्टिंग बात, ये जो WDV आई है ना 15,000, ठीक है, और वो लेस देन 180 डेज वाली एसेट 20,000 है, तो इस 15,000 के अंदर माना जाएगा कि वो 20,000 शामिल है। WDV 15,000 के अंदर वो लेस देन 180 डेज वाली एसेट की प्रायोरिटी पहले माननी है, तो क्या मानना है, ये 15,000 प्योरली एंड प्योरली रिप्रेजेंट कर रहा है लेस देन 180 डेज वाली एसेट को। ठीक है, दोबारा बोलूं, देखो दोबारा समझो इस बात को, दोबारा समझो। देखो अगर आपकी WDV 15,000 आ रही है और आपकी लेस देन 180 डेज वाली एसेट भी है, ठीक है, तो क्या माना जाएगा, इस WDV के अंदर प्रायोरिटी तो वो लेस देन 180 डेज वाली एसेट की माननी है। इसका मतलब ये जो 15,000 WDV है, 15,000 जो WDV है वो लेस देन 180 डेज वाली एसेट की है। क्लियर? तो 15,000 जो WDV है वो लेस देन 180 डेज वाली एसेट को ही रिप्रेजेंट कर रही है, तो इस WDV पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, और चूंकि ये लेस देन 180 डेज वाली एसेट को ही रिप्रेजेंट कर रही है, तो हाफ मिलेगा। क्लियर? तो इस तरीके से सिर्फ B और C पर डेप्रिसिएशन मिला। रीजन WDV पॉजिटिव है, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। ब्लॉक एम्प्टी तो नहीं हुआ है, WDV पॉजिटिव है, ब्लॉक खाली नहीं हुआ है, ब्लॉक में एसेट पड़ी है, तो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, तो कर लिया डेप्रिसिएशन चार्ज। तो 15,000 जो WDV आ रही है वो लेस देन 180 डेज वाली एसेट का ही कंपोनेंट है। क्लियर? तो क्लोजिंग डेप्रिसिएटेड वैल्यू क्या हो गई, 13,875, और ब्लॉक खाली नहीं हुआ, ब्लॉक में एसेट पड़ी है, प्लांट B एंड प्लांट C। तो नीचे कमेंट करना है, ब्लॉक की WDV पॉजिटिव है, ब्लॉक एम्प्टी नहीं हुआ है तो नो कैपिटल गेन, बट उस पे डेप्रिसिएशन तो कंप्यूट किया जाएगा। और पुट
प्लांट सी जो है वो लेस देन 180 डेज वाला है, इसलिए हाफ डेप्रिसिएशन मिलेगा बैलेंस WDV पर। और जो एक्सपेंसेस हुए थे 700 रुपए प्लांट ए सेल करने पर, चूंकि कैपिटल गेन हेड लगा ही नहीं, ये COT है, बट कैपिटल गेन हेड लगाई नहीं, तो ये खर्चे कैपिटल गेन हेड में नहीं, ये COT कैपिटल गेन हेड में अलाउ नहीं होगा, बिजनेस हेड में अलाउ होगा अंडर सेक्शन 37 सबसेक्शन 1। क्लियर? तो ये हमने क्वेश्चन किए, क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20। क्लियर? अब आगे बात करते, पेज नंबर 70 पर आ जाइए। पेज नंबर 70 पर सारी बातें सेम, बस चेंज क्या, प्लांट ए जो बिका, सारी बातें सेम हैं, सारी बातें सेम हैं, ठीक है। और प्लांट ए जो बिका वो 1.5 लाख में बिका, ठीक है। तो 1.5 लाख में बेचोगे प्लांट ए, 1.5 लाख में बेचोगे ना, तो आपकी WDV नेगेटिव हो जाएगी। ब्लॉक में एसेट है तो सही, क्या ब्लॉक खाली हो गया क्या? नहीं, ब्लॉक में एसेट है B एंड C, बट WDV नेगेटिव हो गई। अच्छा, WDV नेगेटिव आया ना, तो नील लिखना उसको। WDV नेगेटिव आने पर नील लिखा जाएगा, समझे बात? WDV नेगेटिव आने पर नील लिखा जाएगा। फिर डेप्रिसिएशन क्या हुआ, किस पे कैलकुलेट करें बोलो? नील पर डेप्रिसिएशन नील, बट फिर भी चार्ज माना जाएगा B और C पर। और ब्लॉक के अंदर एसेट शामिल है, ब्लॉक के अंदर एसेट शामिल है, और क्लोजिंग डेप्रिसिएटेड वैल्यू आ गई नील। तो देखो WDV नील हो गई, तो डेप्रिसिएशन नील हो गया, और क्लोजिंग डेप्रिसिएटेड वैल्यू भी नील हो गई। जबकि ब्लॉक में अभी एसेट्स पड़ी हैं, पड़ी है क्या? हाँ पड़ी है, तो ब्लॉक में एसेट पड़ी है, बट WDV क्या हो गई? नेगेटिव। तो जितनी नेगेटिव हुई ना, वो जितनी नेगेटिव हुई वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा। ब्लॉक में जितनी WDV नेगेटिव हुई वही तो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। आप कहेंगे गेन कैसे, ये तो नेगेटिव आ रहा था। और ऐसे नहीं देखना आपको, ब्लॉक के अंदर कितनी वैल्यू की एसेट थी? 1,20,000, मतलब 1,20,000 की एसेट थी। ब्लॉक के अंदर एसेट थी कितने की? 1,20,000 की, बट 1.5 लाख में प्लांट ए बिका, ज्यादा वैल्यू में बिका ना, तो प्रॉफिट हुआ ना, तो ये गेन है। इधर नेगेटिव आ रहा है वो अलग बात है, ठीक है। तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। WDV नेगेटिव आए मतलब ऑलवेज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। अब गेन की बात आई ना, बिजनेस हेड तो नहीं लगा, डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज हो रहा है, तो ये जो गेन है और वो जो प्लांट ए बेचने पर जो खर्चे हुए 700, वो इस गेन में से लेस हो जाएंगे। तो नेट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना आएगा? 29,300। क्लियर? तो अभी एक्सपेंसेस हमने क्या किए? कैपिटल गेन में से लेस किए। क्यों? क्योंकि कैपिटल गेन आ रहा था, कैपिटल गेन हेड अट्रैक्ट हो गया तो फिर COT उसी में से ही लेस हो गया। कैपिटल गेन हेड अट्रैक्ट हो जाए और गेन आ जाए तो फिर COT उसी में से ही लेस होगा। क्लियर? तो ढंग से समझना, ब्लॉक की WDV क्या हो गई? नेगेटिव, बट ब्लॉक एम्प्टी नहीं हुआ है, खाली नहीं हुआ है, तो क्या होगा? डेप्रिसिएशन तो अलग होगा नहीं, क्योंकि WDV नेगेटिव आने पर नील WDV लिखी जाएगी, और नील WDV पर डेप्रिसिएशन क्या मिलेगा? नील, ठीक है। तो कैपिटल गेन है ये कितना? नेट 29,300, और जो 700 के एक्सपेंसेस COT हुए थे वो तो कैपिटल गेन हेड में ही अंडर सेक्शन 48 अलाउ हो गए, ठीक है। अच्छा, अब कैपिटल गेन आया ना, तो फिर इसको कैपिटल गेन के फॉर्मेट में भी लिखना। बिजनेस हेड का फॉर्मेट था ये ब्लॉक वाला, ये ब्लॉक वाला जो फॉर्मेट है ना, वो बिजनेस हेड वाला है।
ये ब्लॉक वाला फॉर्मेट जो है वो बिजनेस हेड वाला फॉर्मेट है। इसको कैपिटल गेन हेड के फॉर्मेट में भी लिखना। तो कैपिटल गेन हेड का फॉर्मेट क्या होता है बोलो? सेल कंसीडरेशन लिखो। हालांकि ये सेल कंसीडरेशन सिर्फ प्लांट ए का है, प्लांट ए का ही है, ठीक है। और ये करंट ईयर एक्विजिशन। अब एक बात समझना, डेप्रिशिएबल एसेट के केस में सीओए क्या होती है, ढंग से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डेप्रिशिएबल एसेट के केस में सीओए क्या, डेप्रिशिएबल एसेट के केस में सीओए होती है ओपनिंग डेप्रिशिएटेड वैल्यू प्लस करंट ईयर एडिशन। तो ओपनिंग डेप्रिशिएटेड वैल्यू पूरे ब्लॉक की 1 लाख और करंट ईयर एडिशन 20,000, मतलब 1,20,000। और सीओटी इधर लेस होंगे, एक्सपेंसेस ऑन सेल 700। तो देखो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 29,300, ठीक है। तो ये हमने यहां कैलकुलेट किया ही था, ये हमने कैलकुलेट किया ही था। और ये 29,300 मैच होना चाहिए, ठीक है। चाहे आप बिजनेस हेड के फॉर्मेट से करते हो, चाहे कैपिटल गेन हेड के फॉर्मेट से करते हो, गेन तो सेम आएगा। समझे बात? तो यहां कैपिटल गेन की बात ही क्यों आई, डेप्रिसिएशन की बात क्यों नहीं आई? क्योंकि WDV नेगेटिव हो गई। नेगेटिव WDV मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अच्छा, ऐसा कहां दे रखा है? देखो ऐसा आपको दे रखा है प्रोविजंस में पेज नंबर 100 पर। तो पेज नंबर 100 देखो, आपकी WDV नेगेटिव हुई है। क्या हुई है? नेगेटिव। और ब्लॉक एम्प्टी हुआ क्या? अभी ये क्वेश्चन किया तो ब्लॉक एम्प्टी हुआ क्या बोलो? नहीं हुआ ना। ब्लॉक में देखो क्लोजिंग डेप्रिशिएटेड वैल्यू, ब्लॉक में आपके एसेट शामिल हैं, ब्लॉक में एसेट शामिल ना बी और सी, तब भी गेन हो गया। तो यहां प्रोविजन में दे रखा आपको कि अगर WDV नेगेटिव और ब्लॉक एम्प्टी नहीं है तो क्या करना है? कंप्यूट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। WDV नेगेटिव आना मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। और गेन की बात आई तो COT इसी में से ही डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ब्लॉक एम्प्टी नहीं हुआ, यहां पर ब्लॉक एम्प्टी नहीं हुआ बट WDV तो नेगेटिव आई, ऑलवेज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अच्छा, ये पूरा नोट समझना, ब्लॉक एम्प्टी हो चाहे नहीं हो, ब्लॉक एम्प्टी हो चाहे नहीं हो, WDV नेगेटिव आ रही मतलब ऑलवेज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। WDV नेगेटिव आ रही है मतलब ऑलवेज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। क्लियर? और अभी हमने समझा कि COA क्या लिखनी है, डेप्रिशिएबल एसेट की COA क्या लिखनी है? ओपनिंग डेप्रिशिएटेड वैल्यू प्लस एडिशंस टू द ब्लॉक, ठीक है। ये अभी हमने समझा। देखो समझा था कि नहीं? COA कैसे लेनी है? ओपनिंग डेप्रिशिएटेड वैल्यू प्लस करंट ईयर एडिशन, ये COA होगा। और गेन का नेचर ऑलवेज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, भले ही एसेट लॉन्ग टर्म है, ठीक है, भले ही एसेट लॉन्ग टर्म है। देखो लॉन्ग टर्म है कि नहीं है, लॉन्ग टर्म है कि नहीं। ये प्लांट एक का परचेज हुआ 45,000 में 2015 में, तो लॉन्ग टर्म हो गया क्या? हाँ हो गया लॉन्ग टर्म, लेकिन फिर भी गेन का नेचर शॉर्ट टर्म माना जाएगा। क्लियर? तो ये सिस्टम है। तो देखिए और आगे पढ़ेंगे, अभी हम और भी आगे पढ़ेंगे। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में थोड़ा सा वेरिएशन है। क्या वेरिएशन है? पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, मतलब 21 जैसा ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। 21 क्वेश्चन में तो प्लांट ए बिका था 1.5 लाख में, बाकी सारी बातें सेम है, ठीक है। प्लांट ए बिका था 1.5 लाख में, बट क्वेश्चन नंबर 22 में क्या हो रहा है? तीनों ही बिक गए हैं, ABC तीनों बिक गए 1.5 लाख में। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या हुआ?
21 में क्या हुआ, 1.5 लाख में से प्लांट ए बिका, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, 1.5 लाख में तीनों बिक गए, ब्लॉक खाली हो गया, ब्लॉक खाली हो गया, ब्लॉक एम्प्टी। ठीक है, तो ब्लॉक की सिचुएशन देखते हैं पहले। ब्लॉक की पहले क्या करो, ओपनिंग डेप्रिशिएटेड वैल्यू लिख दो ए प्लस बी की 1 लाख, एडिशंस टू द ब्लॉक लिख दो, सी ऐड हुआ 20,000, ये लेस देन 180 डेज वाला है, यस है, और सेल वैल्यू लेस कर दो ए बी सी तीनों की 1.5 लाख। ब्लॉक में अब कुछ नहीं बचा है, ब्लॉक खाली हो गया है, WDV नेगेटिव आ रही है। अच्छा, WDV नेगेटिव आ रही है तो नील लिखेंगे, ठीक है, ये बात तो क्लियर, ये बात तो क्लियर। फिर डेप्रिसिएशन भी चार्ज नहीं होगा और क्लोजिंग डेप्रिशिएटेड वैल्यू आ गई, और बट ब्लॉक खाली है। अब नेक्स्ट ईयर इस क्लोजिंग डेप्रिशिएटेड वैल्यू को क्या लिखेंगे, ओपनिंग डेप्रिशिएटेड वैल्यू नेक्स्ट ईयर में, और फिर नेक्स्ट ईयर में अगर कोई न्यू परचेज होगी तो वो उस ब्लॉक में ऐड हो जाएगी। ठीक है, अब एक खास बात, ब्लॉक की WDV नेगेटिव है, यस नेगेटिव है, मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो देखो हम पढ़ रहे हैं कि ब्लॉक एम्प्टी हो भी जाए, बट नेगेटिव आए WDV तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ। क्लियर, ये हमने समझा। ब्लॉक एम्प्टी हो गया ना, WDV नेगेटिव आ रही है, तो नेगेटिव आए मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो दोबारा समझो इस नोट को, ये नोट क्या कह रहा है, ये नोट कह रहा है कि चाहे ब्लॉक एम्प्टी हो चाहे ना हो, WDV नेगेटिव मतलब ऑलवेज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ब्लॉक एम्प्टी हो चाहे ना हो, तो देखो हमने क्वेश्चन बैंक में किया, क्वेश्चन नंबर 21 जब हमने किया तो उसमें ब्लॉक की WDV नेगेटिव आई। क्वेश्चन नंबर 21 जब हमने किया तो उसमें ब्लॉक की WDV नेगेटिव आई, बट ब्लॉक खाली नहीं हुआ, बट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तो ही गया, ब्लॉक खाली नहीं हुआ। और क्वेश्चन नंबर 22 में क्या हुआ, WDV नेगेटिव आई और साथ ही साथ ब्लॉक भी खाली हो गया, मतलब ब्लॉक खाली हो चाहे ना हो, ब्लॉक खाली हो चाहे ना हो, WDV नेगेटिव आए मतलब ऑलवेज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। क्लियर, और गेन आया है तो एसेट के जो खर्चे थे, प्लांट तीनों बेचने के जो खर्चे थे लेस हो गए 700, और नेट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो WDV नेगेटिव आया तो मतलब ऑलवेज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, और इस इंफॉर्मेशन को फिर कैपिटल गेन एट के फॉर्मेट में लिखना। सेल कंसीडरेशन 1.5 लाख, ये तीनों का है ना, A प्लस B प्लस C, ये तीनों का है। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ओपनिंग डेप्रिशिएटेड वैल्यू प्लस करंट ईयर एडिशन लिख दो 1,20,000, और एक्सपेंसेस ऑन सेल लिख दो, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 20 और 21 में अमाउंट्स तो सारे सेम आ रहे हैं, बस डिफरेंस क्या है, WDV भी नेगेटिव आ रही है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी सेम आ रहा है। क्लियर, बट फर्क क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 में आपके ब्लॉक खाली नहीं हुआ, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 22 में ब्लॉक ही खाली हो गया। तो ब्लॉक खाली हो चाहे न हो, WDV नेगेटिव आए मतलब ऑलवेज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, बस। क्लियर, तो ये इतनी बात थी। ठीक है, अब एक एक्सट्रीम सिचुएशन और करते हैं, बड़ा मजा आएगा उसमें। क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं, बहुत मजा आएगा उसमें, सारी इंफॉर्मेशन सेम है। ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन आपकी सेम है, सारी सेम। क्लियर, बस फर्क क्या आएगा आपका, प्लांट ABC तीनों बिक गए हैं 50,000 में बिके, बहुत कम अमाउंट में।
सिर्फ इस बात का फर्क है पिछले क्वेश्चन से। तो देखो प्लांट एबीसी सिर्फ 50,000 में बिके, तो शुरू कैसे करेंगे? देखो ओपनिंग डेप्रिशिएटेड वैल्यू 1 लाख दिखती, प्लांट सी लेस देन 180 डेज वाला है, यस ऐड कर दिया। सेल वैल्यू लेस की एबीसी तीनों की, क्योंकि तीनों बिके बट सिर्फ 50,000 में बिके। क्लियर? अब ढंग से समझ, ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देना। आपकी WDV पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव आ रही है? बोलो, आपकी WDV पॉजिटिव आ रही है? पॉजिटिव आ रही है? हाँ पॉजिटिव आ तो रही है, बट अभी ब्लॉक में कुछ भी नहीं है। ब्लॉक क्या है? खाली है, ब्लॉक में कुछ भी नहीं। WDV पॉजिटिव आ रही है, ढंग से सुनो, WDV पॉजिटिव आ रही है लेकिन ब्लॉक में कुछ भी नहीं, तो डेप्रिसिएशन चार्ज करूं क्या? पॉजिटिव WDV आती है तो डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए कायदे से, बट कैसे चार्ज करूं? ब्लॉक में तो कुछ है ही नहीं, ब्लॉक खाली हो गया है, तो मैं डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज करूं? समझ रहे हैं बात को? WDV पॉजिटिव है बट ब्लॉक खाली है, डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज करूं? तो इस सिचुएशन में भले ही WDV पॉजिटिव आ रही है, डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए क्या होना चाहिए? आपके क्या होना चाहिए? ब्लॉक में एसेट भी तो होनी चाहिए। आपकी ब्लॉक में है ही नहीं एसेट, खाली हो गया। आपके WDV में क्या एसेट्स हैं? कुछ एसेट है ही नहीं, नील, कुछ नहीं है, फिर भी पॉजिटिव आ रहा है। अरे ये तो नुकसान है। कैसे नुकसान है? नुकसान कैसे है ये ढंग से समझना। नुकसान कैसे है? आपके ब्लॉक के अंदर था क्या? ABC तीनों थे, उनकी वैल्यू कितनी थी टोटल? उनकी वैल्यू कितनी थी टोटल? बताओ, उनकी वैल्यू टोटल कितनी है? उनकी वैल्यू टोटल कितनी है? बोलो। उनकी टोटल वैल्यू है 1,20,000, ठीक है, 1,20,000 है उनकी टोटल वैल्यू, राइट। ABC तीनों की टोटल वैल्यू कितनी है? 1,20,000, और तीनों बिक गए 50,000, ठीक है। मतलब 1,20,000 का माल, 1,20,000 का माल 50,000 में बिक गया। 1,20,000 का माल 50,000 में बिक गया, तो 70,000 का घाटा लग गया क्या? 1,20,000 का माल 50,000 में बिक गया तो 70,000 का घाटा लग गया। हाँ, तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है। तो ये पॉजिटिव दिख रही है ना WDV, ये WDV पॉजिटिव दिख रही है, ये लॉस है। क्लियर? लॉस कैसे है? क्योंकि ब्लॉक में कुछ बचा ही नहीं, और 1,20,000 का माल 50,000 में बिक गया और 70,000 का घाटा है ये। तो ये जो पॉजिटिव दिख रहा है ना, वो वास्तव में लॉस है। तो ये होता कब है? जब ब्लॉक की WDV पॉजिटिव हो, बट ब्लॉक खाली हो गया है। तो जो पॉजिटिव दिख रहा है वो वास्तव में शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है। तो लॉस तो 70,000 हुआ। अब एक बात समझना, वो जो एसेट बेचने पर 700 रुपए का खर्चा हुआ ना, वो भी इसमें एड ऑन हो जाएगा, तो घाटा और बढ़ जाएगा। कितना? 70,700 हो जाएगा। तो ब्लॉक पॉजिटिव है, ब्लॉक की WDV पॉजिटिव है और ब्लॉक एम्प्टी हो गया है, डेप्रिसिएशन चार्ज होगा ही नहीं, क्योंकि ब्लॉक में एसेट ही नहीं। ब्लॉक में एसेट नहीं है, WDV पॉजिटिव है, तो कर दूं क्या डेप्रिसिएशन चार्ज? बोलो। बस पॉजिटिव WDV दिखते ही डेप्रिसिएशन चार्ज कर लूं क्या? ब्लॉक में एसेट ही नहीं है, डेप्रिसिएशन चार्ज किस पे करूं? तो डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुआ, ये तो घाटा हो गया, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है। तीनों का, प्लांट ABC तीनों का। क्लियर? और ये जो एक्सपेंसेस हैं ये कैपिटल गेन हेड में अलाउ हो जाएंगे, और इस इंफॉर्मेशन को कैपिटल गेन हेड के फॉर्मेट में लिखो, इसको कैपिटल गेन हेड के फॉर्मेट में भी रीस्टेट करो। सेल कंसीडरेशन आपका ये 50,000
किसका है ये? तीनों का है, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का है क्या? यस। तो 50,000 ये, यस। क्लोजिंग डेप्रिसिएटेड वैल्यू क्या? नहीं, आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होती है? डेप्रिशिएबल एसेट के केस में आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होती है? ओपनिंग डेप्रिशिएटेड वैल्यू प्लस करंट ईयर एडिशन, टोटल 1 लाख प्लस 20,000, 1,20,000, ये सीओए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। और सीओटी ये 700 रुपए, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ आपको 70,700, ठीक है। तो जो आपने बिजनेस हेड के फॉर्मेट में निकाला था ना गेन, आपने बिजनेस हेड के फॉर्मेट में निकाला था लॉस, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, वो बिजनेस हेड के फॉर्मेट में निकाला, इधर आपने कैपिटल गेन हेड के फॉर्मेट में निकाला, आपस में मैच होना चाहिए, सिंपल। तो ये हमने ऊपर जो किया वो हमारा क्या था? बिजनेस हेड का फॉर्मेट, क्लियर। और नीचे हमने जो किया वो हमने किया ये हमारा कैपिटल गेन हेड का फॉर्मेट, मैच होना चाहिए, क्लियर। चलिए, तो अब एक बात समझना, वापस आ जाइए प्रोविजंस में। देखो हमने शुरू कैसे किया, वापस से समझते हैं इस बात को, प्रोविजंस को शुरू से समझते हैं। देखो हमने क्या समझा, WDV आपकी पॉजिटिव है और ब्लॉक एम्प्टी नहीं हुआ, ठीक है। तो इस पर हमने 3 क्वेश्चन किए। कौन कौन से इस पर हमने क्वेश्चन किए? क्वेश्चन नंबर 18 और 19 और 20 किए इस पर क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन किए। तो ब्लॉक की WDV पॉजिटिव बट ब्लॉक एम्प्टी नहीं है, तो हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया कि नहीं? देखो क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20 देखो, क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20 देखो। 18 देखो, 18 WDV पॉजिटिव है क्या? हाँ। ब्लॉक एम्प्टी नहीं है, WDV पॉजिटिव और ब्लॉक एम्प्टी नहीं है, तो हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया क्वेश्चन नंबर 18 में। फिर क्वेश्चन नंबर 19 में देखो, WDV पॉजिटिव है, हाँ, ब्लॉक एम्प्टी नहीं हुआ है, तो हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया। और क्वेश्चन नंबर 20 में देखो, WDV पॉजिटिव है और ब्लॉक एम्प्टी नहीं है, तो हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया। जहां जहां हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे वहां कैपिटल गेन हेड की बात ही नहीं होगी, और अगर उस सिचुएशन में सीओटी हो जाते हैं तो वो तो हमको कहां अलाउ होंगे, वो हमको फिर बिजनेस हेड में ही अलाउ हो जाते हैं, और सीओटी गिवन होता है तो वो फिर बिजनेस एक्सपेंडिचर माना जाएगा, ठीक है। तो हमने इस कॉलम पर क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20 किया, क्लियर। अब आते अब हमने नेगेटिव WDV है, तो क्या करना है? उसको रिड्यूस टू 0 करना है, नेगेटिव WDV को निल लिखना है, रिड्यूस टू 0 करना है, और ये सेक्शन 50 का सबसेक्शन 1 है, ठीक है। और अगर ब्लॉक एम्प्टी ना हो, ब्लॉक एम्प्टी ना हो और हो जाए, चाहे एम्प्टी हो चाहे ना हो, ब्लॉक की WDV नेगेटिव आ रही है तो हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, ठीक है। तो इस पर हमने 2 क्वेश्चन किए, ठीक है। क्वेश्चन कौन से देखो, क्वेश्चन नंबर 21 देखो, हमने क्या किया। क्वेश्चन नंबर 21 बताना, उसमें आपके कौन सी सिचुएशन थी? WDV नेगेटिव थी क्या? क्वेश्चन नंबर 21 बोलो, WDV नेगेटिव है, ब्लॉक एम्प्टी नहीं हुआ है, WDV नेगेटिव है, ब्लॉक एम्प्टी नहीं हुआ है, तो ये क्वेश्चन नंबर 21 किस पे है? WDV नेगेटिव है और ब्लॉक एम्प्टी नहीं हुआ है, तो इस पर हमने क्वेश्चन नंबर 21 किया, क्लियर। और क्वेश्चन नंबर 22 देखो, क्वेश्चन नंबर 22 में हमारे WDV नेगेटिव है, हाँ है, और ब्लॉक एम्प्टी भी हो गया है, WDV नेगेटिव है और ब्लॉक एम्प्टी भी हो गया है, तो
शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ कि नहीं? हाँ हुआ। तो देखो प्रोविजंस में WDV आपकी नेगेटिव और ब्लॉक एम्प्टी हो गया है, तो ब्लॉक एम्प्टी हो चाहे ना हो, ऑलवेज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और गेन आएगा तो COT दे रखा हो तो वो डिडक्ट करना है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में से। ठीक है, तो इस पर हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 22 क्लियर। अब लास्ट सिचुएशन क्या थी आपकी, WDV पॉजिटिव और ब्लॉक एम्प्टी, तो ये तो लॉस है। ठीक है, इस पे हमने किया कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। तो देखो क्वेश्चन नंबर 23 में यही सिचुएशन क्रिएट हो रही थी क्या? क्वेश्चन नंबर 23 देखो, यही सिचुएशन क्रिएट हो रही है क्या 23 में? WDV आपकी पॉजिटिव और ब्लॉक खाली। ठीक है, तो ये तो लॉस है। WDV पॉजिटिव आ रही है बट ब्लॉक ही खाली हो गया ना, तो डेप्रिसिएशन तो चार्ज होगा नहीं। तो ये जो 70,000 पॉजिटिव आ रहा है ये वास्तव में नुकसान है, क्योंकि इस सिचुएशन में आप 1,20,000 का माल 50,000 में बेच चुके हो, तो आपको 70,000 का घाटा लग गया। क्लियर, तो ये तो आपका हुआ शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। क्लियर, तो देखो क्वेश्चन नंबर 23 किया हमने कब, जब WDV पॉजिटिव थी और ब्लॉक ही खाली हो गया। ब्लॉक खाली होने के बाद WDV पॉजिटिव, मतलब ब्लॉक खाली होने के बाद WDV पॉजिटिव दिख रही, मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। अगर उस सिचुएशन में COT हो तो वो तो लॉस में ऐड होगा, घाटा बढ़ेगा। ठीक है, बात समझ आई? बात समझ आई? चलो देखो, हमने पढ़ा था कि डेप्रिशिएबल एसेट की ब्लॉक बनता है और उस केस में COA क्या होती है, ओपनिंग डेप्रिशिएटेड वैल्यू प्लस करंट ईयर एडिशंस। क्लियर, तो डेप्रिशिएबल एसेट की 3 बातें ध्यान रखना। क्या, डेप्रिशिएबल एसेट अगर WDV मेथड से डेप्रिसिएशन क्लेम किया गया तो गेन का नेचर ऑलवेज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, भले ही वो डेप्रिशिएबल एसेट लॉन्ग टर्म रही हो। दूसरा, गेन का नेचर फर्स्ट शॉर्ट टर्म हमेशा, और दूसरा इंडेक्सेशन अलाउ नहीं होगा। और COA क्या होगी, ओपनिंग डेप्रिशिएटेड वैल्यू प्लस करंट ईयर एडिशन। क्लियर, तो एक बात समझना, इंडेक्सेशन अलाउ नहीं है डेप्रिशिएबल एसेट पर, इवन इफ ये लॉन्ग टर्म होने के बावजूद इंडेक्सेशन अलाउ नहीं है। क्या लिखा है, फोर्थ प्रोविजो टू सेक्शन 48। ध्यान है आपको, हमने ये कहां पढ़ा था ये फोर्थ प्रोविजो, सेक्शन 48 का प्रोविजो है ना, तो सेक्शन 48 में है। तो हमने चैप्टर के शुरू में पढ़ी थी ये बात, चैप्टर के शुरू में हमने ये बात पढ़ी थी कि सेक्शन 48 पढ़ा था हमने, उसमें आया था ये कि देखो हमने बात की थी कि सेकंड प्रोविजो तो बोलता है अगर एसेट लॉन्ग टर्म है तो इंडेक्सेशन होगा, बट फोर्थ प्रोविजो टू सेक्शन 48 क्या बोलता है कि जो आपकी डेप्रिशिएबल एसेट है कवर्ड बाय सेक्शन 50, उस पर वो लॉन्ग टर्म हो तब भी इंडेक्सेशन अलाउ नहीं है, इवन इफ वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हो। ठीक है, तो इंडेक्सेशन अलाउ फिर भी नहीं होगा। ये बात फोर्थ प्रोविजो में थी ना, हाँ, सेक्शन 48 का फोर्थ प्रोविजो, डेप्रिशिएबल एसेट पर इंडेक्सेशन अलाउ नहीं होगा। क्लियर, तो ये बात तो यहां से आई है, ये बात यहां से आई है, सोर्स यहां था, इसका सोर्स क्या था, फोर्थ प्रोविजो टू सेक्शन 48। इसके अलावा और बातें समझते हैं, लैंड डेप्रिशिएबल एसेट है क्या? नहीं, लैंड इज नॉन डेप्रिशिएबल एसेट अंडर इनकम टैक्स एक्ट, और उस पर जो कैपिटल गेन होगा वो तो लॉन्ग टर्म हो सकता है, शॉर्ट टर्म हो सकता है। ठीक है, उस हम लैंड का होल्डिंग पीरियड देखेंगे।
लैंड का हम होल्डिंग पीरियड देखेंगे, और लैंड तो नॉन डेप्रिशिएबल एसेट होती है, तो उसका होल्डिंग पीरियड देखेंगे। अगर लैंड क्या होती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, और अगर उसका होल्डिंग पीरियड मोर देन 24 मंथ्स हुआ तो वो लॉन्ग टर्म हो जाएगी, और अगर 24 मंथ से ज्यादा नहीं है, अप टू 24 मंथ्स तक है, तो लैंड फिर ये क्या होगी, लैंड आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट होगी। क्लियर? तो लैंड के लिए हम क्या देखेंगे, 24 मंथ्स का क्राइटेरिया, ठीक है, उसके हिसाब से ये लैंड शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म होगी। बात समझ आई? क्लियर? क्योंकि लैंड अंडर इनकम टैक्स एक्ट क्या है, नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है। इसका मतलब इनकम टैक्स में लैंड और बिल्डिंग को दो सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट एसेट्स माना जाता है, ठीक है, और लैंड नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है, बिल्डिंग बिजनेस में यूज हो रही है तो डेप्रिशिएबल एसेट है। इसलिए लैंड और बिल्डिंग अलग हैं, तो इनका कैपिटल गेन भी सेपरेटली कंप्यूट होगा। लैंड का कैपिटल गेन अलग और बिल्डिंग का कैपिटल गेन अलग। क्लियर? तो ध्यान रखना, डेप्रिशिएबल एसेट से रिलेटेड आपको कुछ बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी। क्या बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी? 3 बातें स्पेशल हैं। क्या 3 बातें स्पेशल हैं? ढंग से समझना, 3 बातें स्पेशल हैं। क्या? सीओए क्या होगी? ओपनिंग डेप्रिशिएटेड वैल्यू प्लस करंट ईयर एडिशन, ठीक है। और ध्यान रखना, दूसरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट बात तो ये, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इंडेक्सेशन नहीं होगा, नो इंडेक्सेशन, ठीक है, तो इंडेक्सेशन अलाउ नहीं है। और थर्ड पॉइंट, जो गेन होगा या लॉस होगा वो उसका नेचर ऑलवेज शॉर्ट टर्म होगा। क्लियर? तो बट एसएलएम मेथड हुआ तो, अगर आपका एसएलएम मेथड हुआ तो ये याद रखना कि एसएलएम मेथड सिर्फ पावर यूनिट्स को ही अलाउ होता है, और एसएलएम मेथड में ब्लॉक नहीं बनता, वो सिर्फ डब्ल्यूडीवी मेथड में ही बनता है, ठीक है। सेक्शन 50A कब लगेगा? जब एसएलएम मेथड से डेप्रिसिएशन क्लेम किया गया हो, ठीक है, और एक एक एसेट पे अलग अलग चार्ज होगा क्या? हाँ, एसएलएम मेथड में एक एक एसेट पर डेप्रिसिएशन इंडिविजुअली चार्ज होगा, ब्लॉक नहीं बनेगा। ब्लॉक तो सिर्फ डब्ल्यूडीवी मेथड में बनता है, ठीक है। तो अगर एसएलएम मेथड है तो एक एक एसेट पर अलग अलग डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, और एसेट के होल्डिंग पीरियड को देखते हुए गेन का नेचर शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, ठीक है। तो आज ही हमने समझी डेप्रिशिएबल एसेट्स की बातें, और हमने क्वेश्चन किए, क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20, 21, 22, 23। क्लियर? तो आज की क्लास में इतना ही, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे।